आपने सोशल मीडिया पे भी नाम एंग्री डॉग रखा हुआ है, आप इतने एंग्री क्यों हो? एंग्री नहीं हूँ मैं, आई एम रादर इरिटेटेड विद मिस इन्फॉर्मेशन। खाने की उपलब्धता बढ़ती जा रही है, एम्बुलेंस आए ना आए लेकिन आपका खाना 15 मिनट में आ जाता है। इंडिया अमेरिका की तरह खा रहा है लेकिन अंटार्कटिका की तरह मूव कर रहा है। एवरी 10 kg राइज इन वेट आपकी लाइफ स्पैन को 2 से 3 साल कम कर देता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मोटे लोग बहुत ज़्यादा उम्र तक नहीं पहुँच पाते। क्या हमें रोटी खानी छोड़ देनी चाहिए बिकॉज ग्लूटन इज़ कॉजिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम? मैं बड़ा हैरान हूँ आशीष ये सब सुन के। आप नहीं, ये मेरे विचार नहीं है तो मेरे पे गुस्सा मत हो। नहीं, मैं आप पे गुस्सा नहीं हूँ। Something which Indians typically ignore is gastric issues, and so है पेंटासिड ली और चकाचक। अब हम पेंटोसिड या इस तरह की जो दवाइयाँ एंटासिड लेते रहते हैं, इससे और प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे कैल्शियम की कमी होना, विटामिन के मेल एब्जॉर्प्शन होना। What is inflammation? And then anti-inflammatory drink या diet। बॉडी को किसी डिटॉक्स वाटर की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा डिटॉक्स ऑर्गन हमारा लिवर और किडनीज हैं, तो हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। अननेसेसरी की फेयर मॉन्गरिंग को मैं क्रिटिसाइज और कंडेम करता हूँ। अगर कोई सोशल मीडिया पे इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है तो लोगों की जान रिस्क पर होती है। Today's guest is someone जिनके वीडियोस आपने इंस्टाग्राम पे डेफिनेटली देखे होंगे। डॉक्टर अंशुमन कौशल, अक्का द एंग्री डॉग। But behind the angry persona is a surgeon with 24 years of hardcore experience. He's an award-winning robotic and bariatric surgeon. But what I love most is operating room के बाहर भी इनका impact. Breaking myths, explaining complex science simply, and calling out nonsense in healthcare. Loudly, clearly, and unapologetically in his unique style. Dr. Anshuman, thank you so much for coming to MHU Bites. वेल आशीष, थैंक्स फॉर हैविंग मी। इट्स बीन रियली अ प्लेजर। आपने मुझे यहाँ बुलाया और आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं, मुझे पूरा भरोसा है। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है जी। कि आप इतने एंग्री क्यों हो? आपने सोशल मीडिया पे भी नाम एंग्री डॉग रखा हुआ है, क्या बात है, इतना गुस्सा क्यों आता है? आशीष, एंग्री नहीं हूँ मैं, आई एम रादर इरिटेटेड विद मिस इन्फॉर्मेशन, या फिर ये कह सकते हैं कि आई एम एंग्री विद दोज पीपल हु आर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। प्रॉब्लम क्या है कि साइंटिफिक ऑनेस्टी की बड़ी कमी है आज की तारीख में, स्पेशली हेल्थ केयर के रीजन में अगर हम देखें। और मेरी शिकायत लोगों से भी है कि बजाय एविडेंस के पीछे भागने के दे आर रनिंग आफ्टर कन्वीनियंस। तो इसलिए ऑटोमेटिकली मुझे बड़ा रेज आ जाता है, जैसे मैंने आपको बताया। इट इज़ एविडेंट द वे यू टॉकिंग। एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर कोई सोशल मीडिया पे इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है तो लोगों की जान रिस्क पर होती है। बिल्कुल। सो मेरे ख्याल से एक जिम्मेदार सिटीजन और एक जिम्मेदार डॉक्टर होने के नाते मेरा हक बनता है। सो आई वुड रादर से कि आई एम एंग्री इनफ टू क्वेश्चन यू, बट आई एम काम इनफ टू ट्रीट यू एंड काम इनफ टू एजुकेट अस एज वेल। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। फिर आज इसी तरह के कुछ मिथ्स को भी हम कवर करेंगे। बट बिफोर दैट टेल अस मोर अबाउट यू, लाइक व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू डू, क्या आपकी प्रैक्टिस है, किस तरह के पेशेंट्स आप देखते हो? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर। ओके, सो मैं एक रोबोटिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। जनरल सर्जरी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सर्जरी मेरा पैशन भी है, मेरा काफ़ी टेक्निकल वर्ड्स हो गए, थोड़ा थोड़ा। जी मैं बताता हूँ। मैं मेनली की होल से, यानी कि दूरबीन के माध्यम से और रोबोटिक पद्धति के माध्यम से पेट की सर्जरीज करता हूँ। जैसे इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम्स हैं, या गर्ड, या ईसोफेगस, फूड पाइप। इसके अलावा मैं बेरियाट्रिक सर्जन हूँ, गैस्ट्रिक बाईपास, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी जैसी सर्जरीज करता हूँ। मैं एक लेज़र प्रोक्टोलॉजिस्ट हूँ जो पाइल्स, फिस्टुला या फिशर को लेज़र के द्वारा ऑपरेट करता हूँ। तो मेनली मेरा ये काम है, और मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। इसके अलावा मैं एक अपने आप को एजुकेटर भी मानता हूँ। मैं नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। सो वो भी मेरा एक पैशन है। और साथ में अगर मैं ये सब काम नहीं कर रहा हूँ तो आप मुझे सोशल मीडिया पे मिथ बस्टर की तरह देख पाएंगे। वाओ, ऑसम ऑसम। सो लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड विजडम, नॉलेज, सब कुछ है आज। ठीक है जी, तो लेट्स बिगिन। तो आपने एक वर्ड यूज़ किया, बेरियाट्रिक सर्जरी। जी, ठीक है, ये हमारे काम से भी काफ़ी जुड़ा हुआ है, बिकॉज यू नो मेजरली वी ऑल्सो हैव क्लाइंट्स हु कम टू अस फॉर वेट लॉस। तो ये बेरियाट्रिक सर्जरी क्या है और किसको करानी चाहिए? बेरियाट्रिक या मेटाबॉलिक सर्जरी एक तरह का मेटाबॉलिक रीसेट है, मोटापे या ओबेसिटी का इलाज मान लीजिए। लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है। ये आपकी हेल्थ के लिए किए जाने वाला एक की होल पद्धति से, यानी मिनिमल एक्सेस
तरीके से एक प्रोसीजर है जिसमें हम इंटेस्टाइन को रीराउटिंग कर देते हैं, स्टमक को थोड़ा छोटा कर देते हैं, जिससे खाने का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं और खाने का एब्जॉर्प्शन कम होता है। ये ही एकमात्र परमानेंट वेट लॉस का सॉल्यूशन है लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, लेकिन ये हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपका BMI 32.5 के ऊपर हो विद कोमॉर्बिड कंडीशंस जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, OSA, इनफर्टिलिटी, या फिर आपका BMI 37 के ऊपर हो, तब हम बेरियाट्रिक सर्जरी रिकमेंड करते हैं। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि बेरियाट्रिक सर्जरी इज जस्ट अ टूल। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और हैबिट्स यही कॉर्नरस्टोन है ओबेसिटी के लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट का। बिल्कुल। तो जो ये आप जो ये सर्जरी बोल रहे हो, बेरियाट्रिक सर्जरी, वही है जो अदनान सामी ने कराई थी कुछ सालों पहले? इज दिस द सेम? बिल्कुल, काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ सामने आए हैं, कुछ सामने नहीं आए हैं, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ लोग ऑन द रिकॉर्ड्स उन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी कराई है, जैसे गडकरी साहब ने, और बाकी जो काफ़ी सारे इस तरह के जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो उन्होंने रिसॉर्ट किया है बेरियाट्रिक सर्जरी, क्योंकि हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड लाइक आई सेड इट इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक सर्जरी। ये ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं है, ये लाइपोसक्शन नहीं है, बिल्कुल, ये आपकी हेल्थ के लिए है। बिल्कुल। तो इसमें क्या करते हैं, जो स्टमक है उसका साइज कम कर देते हैं? बेसिकली हम इसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में हम स्टमक का जो साइज है उसको छोटा कर देते हैं। आपका पेट करीब 2 लीटर 2.5 लीटर के आसपास का होता है, ठीक है तो जी। बेरियाट्रिक सर्जरी में हम इसको एक 80 ml से 100 ml की ट्यूब बना देते हैं, स्लीव बना देते हैं। अच्छा। तो इससे होता ही है कि आप कम खाते हैं, दूसरा एक हार्मोन निकलता है ग्रेलिन नाम का स्टमक के फंडस से, वो भी निकलना बंद हो जाता है, हंगर हार्मोन होता है वो। एग्जैक्टली। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो पूरा मेटाबॉलिक रीसेट और आपका जो एपेटाइट रेगुलेशन और जो हार्मोनल चेंजेस के कारण आप वेट लूज करने लगते हैं। दूसरा तरीका होता है गैस्ट्रिक बाईपास का, ये उन लोगों में की जाती है जिनमें डायबिटीज़ या इस तरह की चीज़ें भी कोमॉर्बिडिटीज़ वेट के साथ साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसा देखा गया है कि 70 से 80%, मोर देन 80% लोगों में इसका भी रिवर्सल देखा गया है कि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां रिवर्स हो जाती हैं। तो हम ये मेनली ये दो तरह की सर्जरीज होती हैं जो की होल तरीके से करते हैं। बट क्या डॉक्टर ये चीटिंग है क्या? बिकॉज लोग यही सोचते हैं कि भाई कम खाओ, थोड़ी एक्सरसाइज करो, वेट लॉस करो, क्यों ये सब सर्जरी वर्जरी करानी है? तो इज दिस अ शॉर्टकट? एब्सोल्युटली नॉट। मैं इसका बिल्कुल खंडन करता हूँ। WHO ने क्लियरली ओबेसिटी को एक डिसीज मान लिया है, और आज हम जानते हैं कि ओबेसिटी इज अ न्यूरो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। ये कोई हैबिट या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम नहीं है, न्यूरो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। हाँ जी, न्यूरो मेटाबॉलिक लेट्स ब्रेक दिस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, शरीर का मेटाबॉलिज्म और ब्रेन, आंतें और ब्रेन जुड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो हमको दिमाग में फूड नॉइज क्रिएट करते हैं। फूड नॉइज का मतलब ये होता है कि आपका मिसमैच हो जाता है। आप जब भूखे हैं सिर्फ तभी नहीं, बल्कि आप डोपामिन पाने के लिए, नॉर्मल फील करने के लिए भी खाने की तरफ भागते हैं। तो इसलिए इसको एक न्यूरो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहा जाता है। ये जो आप बात कर रहे थे अभी, उसमें बायोटिक सर्जरी में ग्रेलिन कम हो जाता है। ग्रेलिन एंड लेप्टिन आर दोज टू हार्मोन्स व्हिच आर प्लेइंग हैवॉक इन द आप ब्रेन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बेसिकली हार्मोन का डिसरेगुलेशन है। जैसे अभी आजकल GLP-1 एनालॉग्स काफ़ी मेडिसिन विल टॉक अबाउट दैट। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो ये ब्रेन में भी रिसेप्टर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इसको रेगुलेशन करने से ही हमको मदद मिलती है मोटापे को कंट्रोल करने में, कम करने में। और मोटापा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है, बिल्कुल ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ की तरह, जिसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए और एक लॉन्ग टर्म अप्रोच और सुपरविजन एंड मोटिवेशन चाहिए। और जो ये सर्जरी है बेरियाट्रिक, क्या ये परमानेंट वेट लॉस है? इस वक्त हमारे पास जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म मेथड टू अचीव वेट लॉस है वो बेरियाट्रिक सर्जरी ही है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि इसके लिए जिनका BMI एक सर्टेन उससे ऊपर हो, उन्हीं में हम ये रिकमेंड करते हैं। उसके नीचे फार्माकोथेरेपी, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसी चीज़ों को यूज़ किया जाता है। सो वन हैज टू बी द राइट कैंडिडेट फॉर दिस सर्जरी। सो राइट कैंडिडेट, और ये आपकी विलिंगनेस और आपकी कंप्लाइंस, ये सब देखते हुए ये एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होता है जो आपका डॉक्टर और आप मिलकर डिसाइड करते हो। ओके, फेयर इनफ। सो डॉक्टर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया की जो पॉपुलेशन है, इट्स अ यंग पॉपुलेशन, वी आर अ यंग नेशन, स्टिल वी आर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड फॉर diabetes, BP, heart issues. How do you see it as a doctor, or as a doctor who is into obesity work as well? Absolutely, Ashish, good question, and I am all appalled. मैं यही बोलूँगा, इंडिया अमेरिका की तरह खा रहा है लेकिन अंटार्कटिका की तरह मूव कर रहा है। जिस तरह हमारे पास खाने की उपलब्धता बढ़ती जा रही है कि मतलब एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट आप मतलब एम्बुलेंस आए ना आए लेकिन आपका खाना 15 मिनट में आ जाता है।
ये देखते हुए प्लस जो हमारी लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस हमारी लाइफ में बढ़ रहा है, जैसे कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, मूवमेंट हमारा कम हो रहा है, पूरे टाइम हम डूम स्क्रोलिंग जैसी चीज़ें और खाने में हम डोपामिन ढूंढ रहे हैं, तो ऑब्वियसली कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है कि हम लोग डायबिटिक कैपिटल और ओबेसिटी की कैपिटल बनते जा रहे हैं। बल्कि हैरानी की बात तो ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर है देश का, उसमें मोटापा एक बहुत बड़ी बीमारी बन के उभर रहा है। तो डेफिनेटली वक्त आ गया है कि हमें ना खुद जागरूक होना पड़ेगा, बल्कि फैमिली के लेवल पे और बच्चों के लेवल पे और ऑलमोस्ट हर लेवल पे हमें इस चीज़ के लिए जागरूक होना पड़ेगा कि ओबेसिटी इज़ अ डिसीज़ एंड वी मस्ट टेक एक्शन टू कंट्रोल इट। तो ये जो सारे बीमारियां हैं जिनके नाम लिए, बीपी, ब्लड शुगर, डायबिटीज़, ये सब हार्ट वाली, तो क्या इनका कोई जेनेटिक कंपोनेंट भी है क्या? क्या इंडियंस प्री डिस्पोज्ड हैं क्या इन इश्यूज़ के लिए? ये आपने बिल्कुल अच्छी बात पूछी। ऐसा देखा गया है कि एशियंस, अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स ने हमको बैड जीन्स गिफ्ट में दिए हैं और हम लोग मोटापे को अच्छी तरह से हैंडल नहीं कर पाते हैं, इसलिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक शब्द होता है, एक क्लस्टर है, वो हिंदुस्तान में और एशियन कंट्रीज में ज़्यादा देखने को मिलता है और इसीलिए हमारी गाइडलाइंस डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू द वेस्ट। तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम डेफिनेटली बिकॉज ऑफ बैड जीन्स, ऑन टॉप ऑफ दैट बैड डाइटरी हैबिट्स, वी हैव गॉट वर्स्ट ऑफ एवरीथिंग। और जब ये मिल जाता है तो फिर मोटापे जैसा डिजास्टर सामने आता है जो आज हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो थोड़ा जेनेटिक कंपोनेंट है, एंड देन आवर लाइफस्टाइल, वी आर ईटिंग टू मच, वी आर नॉट मूविंग इनफ, एंड दैट इज लीडिंग टू ऑल द लाइफस्टाइल डिजीज वी टॉक अबाउट। एक वर्ड आपने यूज़ किया है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक क्लस्टर है जिसमें आपका ज़्यादा ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज़ होना, आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होना, आपका HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल कम होना, और आपकी जो वेस्ट सर्कम्फरेंस है यानी कि आपका जो बेली फैट है, इन 5 कंपोनेंट्स में से अगर 3 या उससे ज़्यादा आपके पास हैं तो मुबारक हो, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो कुछ मेजरमेंट भी हैं, जैसे मैं हूँ, मेरे को ये इन 5 चीज़ों पे वो करना है, तो मैं कैसे अपने आप को मेल्स में अगर हमारा जो वेस्ट सर्कम्फरेंस है, जो हम नाभि के लेवल पे, अम्बलाइकस के लेवल पे अगर लें और 90 सेंटीमीटर से ऊपर है तो ये मेल्स में ये चीज़ मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ ले जाएगी, और फीमेल्स में अगर ये 80 सेंटीमीटर्स के ऊपर है तो ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम इंडिकेट करता है। ठीक है। एंड अदर थिंग्स लाइक 5 और जो चीज़ें आपने बोली, और अदर पैरामीटर्स, अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 से 85 से ऊपर है, या फिर आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 110 के ऊपर है, अच्छा, या फिर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है 50 से ऊपर, या फिर आपका HDL 50 से कम है। मेल और फीमेल में ये वैल्यूज थोड़ी सी डिफर करती हैं, पर इन 5 पैरामीटर्स पे हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है कि नहीं। अगर इनमें से कोई भी 3 चीज़ें आपके पास हैं तो इन 5 में से 3 चीज़ों पे टिक हुआ तो यू हैव मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम है और आप ऑटोमेटिकली एक हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हैं। सो एक और चीज़ इसमें, फैटी लिवर भी इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है, बिकॉज आई वाज रीडिंग समवेयर दैट 40% ऑफ अर्बन इंडिया हैज़ फैटी लिवर। मतलब हाउ इज योर? एब्सोल्युटली, माय एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। मैं देखता हूँ OPD में कि ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पेशेंट इज कमिंग विद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ऑफ फैटी लिवर, एटलीस्ट ग्रेड 1। नाउ फैटी लिवर है क्या? फैटी लिवर एक फैक्ट्री है जो हमारी शरीर की। जी। अब इस फैक्ट्री में सारे वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं, अगर उनको रिप्लेस करके हम ऐसे वर्कर्स ले आएँ जो हड़ताल करने के लिए तैयार हैं, तो ऑब्वियसली उस फैक्ट्री का जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि नॉर्मल लिवर में जब फैट से रिप्लेसमेंट हो जाता है तो लिवर की एफिशिएंसी कम हो जाती है, और इसी को फैटी लिवर कहते हैं। अब डिपेंडिंग कि कितना फैट आया उसमें इसकी ग्रेडिंग की गई है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। और आप हैरान हो जाएंगे कि जो काम एल्कोहल करता है वही काम फैट उससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से लिवर को डैमेज करता है, और इवेंचुअली सिरोसिस या नैश, नॉन एल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटोसिस नाम की जो बीमारी है जो कि लिवर फेलियर करा सकती है, वो इसको पहुंचाती है। तो फैटी लिवर इन अ वे एक तरह की डिसीज़ है जब आपका लिवर गिव अप करने लगता है, मदद मांग रहा होता है। सो देयर आर 2 काइंड्स, राइट? एक अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक। एक अल्कोहलिक और एक नॉन अल्कोहलिक, जिसे नैश कहते हैं, और ये हमारी डाइटरी और लाइफस्टाइल हैबिट्स के कारण आजकल बड़ा ही कॉमन हो गया है। कैसे ठीक करें इसको? मैंने जैसे कहा कि ग्रेड्स हैं, तो एक तरह के वार्निंग साइंस हैं, लिवर वार्निंग साइन देता है। तो पहली चीज़ तो एनुअल हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे लिवर की स्टेज क्या है। और अगर फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 है तो ये रिवर्सिबल होता है, डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डॉक्टर से संपर्क करके ज़रूरी दवाइयाँ जो हैं। पर कॉर्नर स्टोन मैं आपसे आशीष फिर बोलूँगा, इट इज़ योर डाइटरी एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स जो कि आपको इस चीज़ से बचाएंगी, और या फिर अगर आपको ऑलरेडी है तो लेट नहीं है, रिवर्स हो सकता है। तो ये एक तरह का अलार्म है। क्या 2-3 चीज़ खाने से रिवर्स हो सकता है? देखिए,
बल्कि मैं कहूँगा कि ना खाने से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लैक ऑफ एक्टिविटी है, प्रोटीन की कमी होना है, बैड हैबिट्स हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट स्ट्रेस है, ये सारी चीज़ें मिलके हमको इस डायरेक्शन में ले जाती हैं। तो मॉडरेशन इज़ द की। जंक फूड को अवॉइड करना है, प्रोसेस्ड खाना, इस तरह के ऑयल हाई हीट पे जो मिलते हैं, बाजार का जो जंक फूड है, वेजीज, फाइबर्स का इंटेक, प्रॉपर स्लीप लेना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, घूम muscle फिर के develop बात करना। वहीं आ गई डॉक्टर, जी बेसिक्स पे। बिल्कुल, बेसिक्स पे सारी बात आके ख़त्म हो जाती है कि इट इज़ योर फाउंडेशन इज़ योर डाइटरी एंड लाइफस्टाइल हैबिट्स, और अगर हम वो फॉलो करेंगे तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। Another buzzword I want you to explain us, what is inflammation? ये बड़ा आजकल काफ़ी कॉमन सुनने में आ रहा है, एंड देन एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक या डाइट, सो कैन यू बस्ट दिस यस थिंग एज वेल? एब्सोल्युटली। देखिए, इन्फ्लेमेशन तो एक अच्छी चीज़ है। इन्फ्लेमेशन है बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। जब भी बॉडी पे कोई इंसल्ट या अटैक होता है तो बॉडी के सारे सेल्स तैयार हो जाते हैं उससे लड़ने के लिए। अब जब वो लड़ाई होती है तो उससे कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, और वो कराते हैं इन्फ्लेमेशन, जैसे कि बुखार आ जाना, या फिर अगर आपको चोट लगे तो सूजन आ जाना, रेडनेस हो जाना, ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन प्रॉब्लम जब होती है जब ये इन्फ्लेमेशन क्रॉनिक, यानी कि धीरे धीरे स्लो ऑन गोइंग बॉडी में चलता रहता है, बॉडी से लड़ती रहती है, और इसके जो हमारे जो गुड सेल्स हैं वो भी इसमें डैमेज होते रहते हैं। तो अब रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि जो बातें हमने की कि गलत तरीके का खाना, एडिक्शंस और लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ एक्टिविटी, ये बॉडी में ऑन गोइंग इन्फ्लेमेशन कराते हैं, और ये कॉर्नरस्टोन बन गया है, हाइपरटेंशन, थायराइड, डायबिटीज़ जैसी बीमारियों को जन्म देता है। तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन डेफिनेटली लाइफ की ओवरऑल स्पैन को भी कम करता है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में है जिसको कंट्रोल करना। तो इन्फ्लेमेशन में मैं समझता हूँ कि अक्यूट और क्रॉनिक, अक्यूट इज़ गुड, जो हमारी बॉडी की लड़ाई है, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो हमारे माहौल, हैबिट्स, लाइफस्टाइल के कारण हमारे शरीर में आता है, और हमारी बैड जीन्स इसको और ख़राब कर सकती हैं। तो एक आम आदमी कैसे समझे कि उसकी बॉडी इन्फ्लेम्ड है? देखिए, इन्फ्लेम्ड बॉडी में जो फीचर्स आएंगे वो यही फैटीग, ब्लोटिंग, थकावट, जॉइंट पेन्स, बुखार हो जाना, जो सिम्टम्स आते हैं वो एक तरह की वार्निंग साइंस होते हैं, वो मैसेजेस होते हैं बॉडी के कि समथिंग इज़ नॉट राइट। तो हमें केवल यही नहीं मान लेना है कि ये सब ठीक हो जाएगा या चलता है। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करें, रेगुलर हेल्थ चेक कराएं। देयर आर सर्टेन टेस्ट, सर्टेन इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जो आपको बता सकते हैं कि आप किस लेवल ऑफ इन्फ्लेमेशन अगर है आपकी बॉडी में। तो सिम्टम्स को सुनना है, बॉडी की मैसेजेस को सुनना है, रेगुलर हेल्थ चेक्स कराने हैं और एक्शन लेना है। सिम्टम्स पे मेरे को एक चीज़ ध्यान में आई डॉक्टर, इंडियंस स्पेसिफिकली दे इग्नोर सिम्टम्स एंड दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ मेडिसिन। मतलब सिम्टम्स को तो ऐसे इग्नोर मारते हैं, कुछ नहीं है, और दवाइयों से ऐसे भागेंगे कि डॉक्टर बोल देगा कि ये लेनी है आपको, उससे फिर उसको अवॉइड करेंगे। व्हाट डू यू हैव टू से इन दिस? मैं यही बोलूँगा कि प्रॉब्लम वही है कि ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ एजुकेशन है जो मैं बोलूँगा। बहुत सारी हैबिट्स ऐसी होती हैं जिसके कारण कहीं ज़्यादा डैमेज होता है, बजाय कि मेडिसिन जो है वो कंट्रोल्ड सब्सटेंसेज हैं। साइड इफेक्ट तो एक सिंपल सी कॉम्बिफ्लेम पैरासीटामोल की गोली का भी होता है, लेकिन हमको हमेशा ये देखना है कि व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ नॉट टेकिंग दैट दोज करेक्टिव स्टेप्स और मेडिकेशंस। अगर वो रिस्क ज़्यादा है तो हमें वी हैव टू चूज लेसर ऑफ द टू इवल्स। तो डेफिनेटली मॉडरेशन, और जैसा कि कहावत है कि डोज मेक्स द पॉइजन। तो मैं यही सलाह दूंगा कि अति से बचना है, अपनी हैबिट्स को सही रखना है, और कोशिश ये करनी है कि दवाइयाँ ना लेनी पड़े, लेकिन जब ज़रूरत है तो फिर दवाइयों से बचने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उससे नुकसान ही ज़्यादा होना है। एनी समथिंग विच Indians typically ignore quite comfortably is gastric issues। मतलब गैस की, मतलब मैं अपनी मदर को भी देखता हूँ, उनको भी गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं, सुबह पेंटासिड ली और चकाचक। तो वो एक हैबिट बन जाती है लोगों की कि उसको तो इग्नोर करते रहते हैं। व्हाट, बिकॉज यू हैव वर्क इन दिस फील्ड, सो हाउ डू यू एजुकेट, मतलब हमें बताओ ना थोड़ा, क्या है गैस्ट्रिक इश्यूज? आपने गर्ड का भी बताया कि यू वर्क इन दैट एरिया, सो प्लीज़ थोड़ा एक्सप्लेन करो कि गैस होती क्या है, उसको इग्नोर करने से क्या इश्यूज हो सकते हैं, और कैसे उसको टैकल करें। देखिए, इंटेस्टाइन का अपना खुद का ब्रेन होता है। खाने में नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्या खाते हो, कब खाते हो और कैसे खाते हो जी। अब अगर आप गलत टाइम पे खा रहे हो, ओवर ईटिंग कर रहे हो, ज़्यादा स्पीड से खा रहे हो,
ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपको इस तरह की प्रॉब्लम दे सकते हैं। जंक खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, इससे जो हमारे आंतों में जो बैक्टीरिया, आपने एक बहुत टर्म सुना होगा प्रोबायोटिक्स जी। तो बेसिकली हमारे पूरे इंटेस्टाइन में कुछ प्रोबायोटिक्स हैं। ये एक तरह से ऐसा मान लीजिए कि कुछ किराएदार हैं जो हमारे संग रह रहे हैं और हमारा फ़ायदा ही कराते हैं वो उन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में। तो उनकी जब स्ट्रेंथ बदल जाती है, उनका टाइप बदल जाता है, तो ये सिम्टम्स आने लगेंगे, जिसको कि ब्लोटिंग या पेट भरा रहना या रिफ्लक्स होना, ये सारी चीज़ें। तो इसमें काफ़ी सारे हद तक ये जो सिम्टम्स हैं, अगर वो हम नियम का पालन करें, सही टाइम पर अपना खाना खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, स्पीड से ना खाएं, डिनर अपना अर्ली करें, खाने के बाद 15-20-25 मिनट की एक्टिविटी ज़रूर करें, वॉक करें। खाने में ऐसी चीज़ें जो प्रोबायोटिक फूड हैं, फर्मेंटेड फूड्स हैं जिसमें कि आपको प्रोबायोटिक मिलेगा, वो लें। प्रीबायोटिक्स जो जैसे चटनी है, प्याज, लहसुन, जो एक तरह का फाइबर है, जो प्रोबायोटिक का खाना है, बैक्टीरिया का खाना है, अगर वो हमको सही मात्रा में प्रोवाइड कराते रहें, जंक फूड वगैरह एक मॉडरेशन में अगर लें, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन बीमारियों में 80% केसेस में किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पे तो कंट्रोल करते नहीं हैं। अब हम पेंटोसिड या इस तरह की जो दवाइयाँ एंटासिड लेते रहते हैं, इससे और प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जैसे कैल्शियम की कमी होना, विटामिन के मेल एब्जॉर्प्शन होना, और लॉन्ग रन में ये हमारे को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही देगा। तो मेरे ख्याल से पहली चीज़ है कि हम अपने नियम, कायदे, कानून और सही मात्रा में खाना और जो उसके जो रूल्स हैं वो फॉलो करें, तो इनसे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। ओके, व्हाट इज़ GERD? GERD मतलब गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। हमारा जो फूड पाइप है और हमारे जो स्टमक है, इन दोनों के बीच में एक वाल्व होता है जी। तो जैसा कि कहा गया कि एसिड बिलोंग्स टू द स्टमक। ये एसिड अगर किसी कारणवश हमारे फूड पाइप में आ जाए तो ये जलन देगा। अब ये जो कारण है, ये जो वाल्व की वीकनेस के कारण ऐसा देखने को मिलता है। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो हमारे खाने की किसी को एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं, किसी को एसिड रिफ्लक्स बोलते हैं। अच्छा। अब या तो आप गलत खाएं, ओवर ईटिंग कर लें, तो पेट का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो खाना रिफ्लक्स करेगा। अब ये एसिड अगर फूड पाइप में आया तो ये हमको सिम्टम्स देगा, जलन, कभी कभार ये हमारे पूरे मुंह में खट्टा पानी जैसा आ जाएगा, नाक में खांसी भी हो सकती है। तो इसलिए इस चीज़ को बोलते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। तो या तो ये खाना, स्मोकिंग, पेपरमेंट, कई तरह की अल्कोहल, जिससे ये हो सकता है। कुछ केसेस में भले ही आपकी हैबिट्स ठीक हो, लेकिन बीमारी के कारण, ये वीकनेस ऑफ द वॉल्व या जिसे हाइटल हर्निया कहते हैं, उसके कारण भी ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके लिए प्रॉपर इसकी जांच होना ज़रूरी है, एक मेडिकल रिव्यू होना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर एंडोस्कोपी या पीएच-मेट्री, मैनोमेट्री जैसे टेस्ट करा के इसको कंफर्म किया जा सकता है। लेकिन पहला इसका इलाज यही है कि आप डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, और अगर ये ज़्यादा है तो फिर इसको अकॉर्डिंगली मेडिसिन या सर्जिकल पद्धति से ठीक किया जा सकता है। ओबीस लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है? जी हाँ, क्योंकि ओबीस लोगों में इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा होता है, पेट का प्रेशर ज़्यादा होता है। अब जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली रिफ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो ओबेसिटी में GERD एक बहुत कॉमन समस्या है, देखने को मिलती है, और आप हैरान हो जाएंगे कि आधे से ज़्यादा लोगों में सिर्फ वेट लूज करने से इस समस्या में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। दे स्टार्ट ईटिंग लेस, दे स्टार्ट ईटिंग बेटर, तो वो फिर सिम्टम्स कम हो जाएंगे। बिल्कुल, परफेक्ट, ठीक है। एक और चीज़ डॉक्टर, इसमें जो आपने बोला GERD और ये एसिड की बात की, स्टमक में एसिड होता है, सो शुड वी ट्राई टू मेक इट अल्कलाइन? जो बहुत सुनने में मिलता है, अल्कलाइन वाटर, अल्कलाइन डाइट, क्या है ये? मतलब शुड वी ट्राई टू मेक आवर बॉडी अल्कलाइन? मैं बड़ा हैरान हूँ आशीष ये सब सुन के। नहीं, ये मेरे विचार नहीं है, तो मेरे पे गुस्सा मत हो। नहीं, मैं आप पे गुस्सा नहीं हूँ, मैं गुस्सा हूँ उसी सोशल मीडिया पे जो तथाकथित लोग बैठ के ये सब जो प्रचार करते हैं। बॉडी का अपना बफर सिस्टम होता है जी। किडनी है हमारे पास ब्लड प्लाज्मा बफर सिस्टम्स हैं। अब आप कुछ भी चीज़ खा के अपने शरीर की पीएच नहीं बदल सकते। अगर पीएच बदल रही है तो समझ जाइए कि बहुत गंभीर स्थिति है, आप आईसीयू में हैं, एसिडोसिस हो रहा है, ये एक गंभीर बीमारी है। तो कुछ स्टडीज में अर्ली उसमें एल्कलाइन वाटर के बारे में कुछ कहा गया है, क्योंकि मैंने भी रिसर्च करी जब मैंने ये सब देखा। लेकिन आप जब ये चीज़ें लेते हो, पेट में आपके एसिड होता है, तो बॉडी इसको अपने आप रेगुलराइज करती है, और ऐसा कोई मिरेकल वाटर नहीं है ये कि जिसको लेने से कोई आपके अंदर कोई सिग्निफिकेंट परिवर्तन आ जाएगा। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकल पर्पसेस के हिसाब से देखें तो एल्कलाइन वाटर जैसी चीज़ें सिर्फ प्लेसिबोज हैं,
जो केवल मेंटली आपको थोड़े से वो खुशी या वो दे सकती हैं, पर अदरवाइज मेडिकली स्पीकिंग, वरना अगर ऐसा होता तो हम एज अ डॉक्टर भी इसको रिकमेंड कर रहे होते पेशेंट्स को ओपीडी में। डॉक्टर्स, आपने कभी किसी को देखा नहीं होगा कि अल्कलाइन वाटर ले लो ये रिकमेंड करते हुए, तो देयर मस्ट बी अ रीजन। तो वी कम फ्रॉम अ साइंटिफिक कम्युनिटी, और मैं लोगों से भी आपके चैनल के माध्यम से ये गुजारिश करूंगा कि थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें, एविडेंस के पीछे भागें, आस्क क्वेश्चंस, ताकि आपका गुस्सा थोड़ा कम हो। हाँ बिल्कुल सही बात की। तो आप ये कह रहे थे कि एसिड, स्टमक में एसिड होता है, ये क्यों होता है? देयर इज अ पर्पस बिहाइंड देयर दैट। इज अ पर्पस बिहाइंड इट। देखिए, मैंने कहा एसिड बिलोंग्स टू द स्टमक। स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें एसिड, हम बात करें एवोल्यूशनरी, अगर हम थोड़ा सा डिबेटेबल बात हो जाएगी, बट ये जरूरी है। इंसान पैदाइशी ओमनीवोर है। अब एसिडिक पीएच जरूरी है बहुत सारी चीज़ों को पचाने के लिए जी। तो इसलिए हमारे शरीर में सिस्टम्स डेवलप किए गए। स्टमक में ना सिर्फ एसिड बनता है, बल्कि उसको एसिड खुद ना जला ले इसके लिए प्रोटेक्टिव लेयर्स भी होती हैं। तो ये जो एसिड है ये मिलके जो हमारा सलाइवरी जूस है उनके संग मिलके खाने को एक तरह से डाइजेशन में मदद करता है, और आगे जाके ये और भी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, और कोई हार्मफुल बैक्टीरिया आ जाए उसको भी किल करता है। HCl होता है, राइट? हाँ बिल्कुल, HCl होता है। और जो हार्मफुल चीज़ें होती हैं वो हमारे एक तरह का ये डिफेंस लाइन भी है, इट्स अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आल्सो, तो ये उनको भी डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। तो जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जो नेचर ने हमें दिया है, एसिडिक नेचर ऑफ स्टमक, उसको स्टूपिडिटी से अल्कलाइन बनाने की कोशिश ना करें। एब्सोल्युटली, बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। बॉडी को अपने हिसाब से चलने दें, बॉडी को किसी डिटॉक्स वाटर की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा डिटॉक्स ऑर्गन हमारा लिवर और किडनीज हैं, तो हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। आपका जो भी शरीर में आप लेते हैं तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन लिवर करेगा, और या फिर किडनीज को एलिमिनेट करेगी। तो अगर हम ऐसी चीज़ें लेंगे जिसमें इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तो ये भी सफ़र करेंगे, डैमेज होंगे। सो अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करें, ना कि कोई डिटॉक्स वाटर या डिटॉक्स जूसेस लेकर ये सोचें कि सब ठीक हो जाएगा। तो ना कोई डिटॉक्स डाइट काम करती है, ना डिटॉक्स ड्रिंक, ना डिटॉक्स जूस। द ओनली थिंग विच वर्क्स इज टू पुट लेसर लोड ऑन योर लिवर, विच इज़ लाइक यू ईट लेसर, यू मूव मोर, यू स्लीप वेल, और स्ट्रेस कम करो तो लिवर अपना काम चकाचक करेगा। बिल्कुल, है ना डॉक्टर? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने अभी डिस्कस की थी, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, राइट? सो लेट्स डिस्कस द होल गट हेल्थ, बिकॉज ये भी काफ़ी बज़वर्ड है, और जब इस तरह की नई चीज़ें आती हैं, रिलेटिवली न्यू है गट हेल्थ, राइट? सो उसमें फिर मिस इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी वो होती है। सो टीच अस अबाउट गट हेल्थ, होता क्या है? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर, एंड देन व्हाट फूड्स लाइक और ये प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, ये क्या होते हैं? देखिए, गट और ये क्या काम करता है? बिल्कुल ठीक बोला आपने। मैंने जैसा कि बोला कि गट ब्रेन एक्सेस एक चीज़ है, हमारी दिनचर्या गट के ऊपर निर्भर करती है। जी। जैसे कि एक कहावत है कि यू बिकम व्हाट यू ईट, मैं इससे फुली एग्री करता हूँ। आपके शरीर में जब आप खाना खाते हैं तो काफ़ी सारे एरिया से, इंटेस्टाइन से खाना होते हुए निकलता है। अब किसी भी तरह की फूड एलर्जी होना या फिर कई तरह की ऐसी बीमारियां जिसमें कि गट की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और वहाँ से वो इन्फ्लेमेशन आपके पूरे सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। When you say gut, what does that mean? गट मतलब इंटेस्टाइन को हम लोग गट भी कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल या इंटेस्टाइन या गट। ये हमारे फूड पाइप, स्टमक, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, और बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, इस सबको मिला के गट, सबको गट मिलाकर हेल्थ बनता है। ये जो होता है ये गट होता है। इसका अपना एनवायरनमेंट है, इसकी अपना एक इकोसिस्टम है जी। इसमें अपने डाइजेस्टिव जूसेस हैं, बैक्टीरियल, इसमें गुड बैक्टीरियाज हैं, इसमें प्रीबायोटिक का रोल है, हार्मोन्स का रोल है। तो ये सब मिला के एक पूरा इकोसिस्टम है जो हमारे को डे टू डे हमारी जैसे कहते हैं मेंटल हेल्थ को गवर्न करता है। तो डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसीलिए अगर आपने देखा हो कि हमारे दादी नानी के ज़माने के जो खाने हैं, अब हम प्रोसेस फूड पे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक लीकी गट सिंड्रोम, अगर आपने नाम सुना हो, हाँ, बिल्कुल। कि ये जो खाना है प्रोसेस फूड, ये कहीं ना कहीं हमारी गट की लाइनिंग को इंजर करता है, डैमेज करता है, जिससे तरह तरह की बीमारियाँ पैदा होती हैं। कई बीमारियाँ, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिसीज़ जैसी चीज़ें, गैस्ट्राइटिस, ये कहीं ना कहीं पूरे शरीर में असर डालती हैं। तो गट हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो हमें सीरियसली लेनी है। साथ ही मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि जो बाज़ार में मिलने वाली जो मार्केटिंग, जैसे गमीज़ हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, तो याकुल्ट बड़ा टेस्टी लगता है। याकुल्ट एक डेफिनेटली एक अच्छी चीज़ है जो कि प्रूवन है, लेकिन उसमें कल्चर, एक बैक्टीरिया उसमें है। इट्स अ जापानीज प्रोडक्ट जिसमें कि एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया का कल्चर होता है जो सही डोज में लेना चाहिए। और कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना हमें नेचुरल सोर्सेज से मिले। तो जो फर्मेंटेड ड्रिंक्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ कर्ड है, या फिर आपने सुना होगा कांजी, एक ड्रिंक होता था इंडिया का, बड़ा बढ़िया फर्मेंटेड ड्रिंक है, कैफिर है, ये सारी चीज़ें हमको प्रोबायोटिक देती हैं और हमें जितना
जितना हो सके नेचुरल सोर्सेज पर रिलाय करते रहना चाहिए, जिससे कि हमारी जो गट है उसका एक प्रॉपर इकोसिस्टम बना रहे। सो गट में प्रोबायोटिक मतलब काफ़ी ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं, जी हाँ। है ना? उसमें कुछ गुड बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया, इनका तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तालमेल खराब हो गया तो उसको गट डिसबायोसिस बोलते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया बोला, इसको गट डिसबायोसिस ही कहा जाता है। और प्रीबायोटिक समझ लीजिए उस प्रोबायोटिक यानी बैक्टीरिया का खाना जी। तो ये वो इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं जिसपे ये बैक्टीरिया फीड करते हैं। अब अगर हम या अगर हमारे अंदर ये आए तो ये बैक्टीरिया कम हो जाए या फिर हमारे अंदर प्रीबायोटिक की कमी हो जाए तो भी ये बैक्टीरिया सर्वाइव करना इनका मुश्किल हो जाएगा। अब ये प्रीबायोटिक के सोर्स जैसे अनियन है या गार्लिक है या इवन जैसे चटनियां हैं तरह तरह की, धनिया और वो पुदीना, तो ये सब एक तरह से प्रीबायोटिक का काम करता है। तो सही कॉम्बिनेशन में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक जब आएगा तभी जाके एक प्रॉपर गट हेल्थ बन पाएगी। तो प्रोबायोटिक एक्चुअल बैक्टीरिया जो हम खा रहे हैं और प्रीबायोटिक उस बैक्टीरिया का खाना, वो दोनों ही हमारी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है टू मेक द एब्सोल्युटली राइट बैलेंस। और उसमें क्या क्या बीमारियां होती हैं अगर ये खराब है, ये मतलब अगर ये जो बैलेंस है खराब हो गया, व्हाट डज इट डू? जैसा मैंने कहा कि लीकी गट सिंड्रोम मतलब आपके आंतों से बहुत सारे इन्फ्लेमेशन, एक इरिटेबल बावल सिंड्रोम एक ऐसा बीमारी है जो बड़ी कॉमन है जिसमें हर हमारे क्लाइंट्स काफ़ी लोगों को ये आता है। एब्सोल्युटली ये मैं बहुत देखता हूँ। इरिटेबल बावल सिंड्रोम उसको बोलते हैं जब आपकी जो इंटेस्टाइन का जो एक रिएक्टिव वे में काम करती है, ब्लोटिंग ज़्यादा होगी, आपको बावल हैबिट्स आपकी बिगड़ जाती हैं और डायरिया, कॉन्स्टिपेशन जैसी चीज़ें। अब हैरानी की बात ये होती है कि आईबीएस में सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। इसमें अगर आप एंडोस्कोपी कराएंगे तो ये सब नॉर्मल आएगा। तो कहीं ना कहीं डिसबायोसिस या सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, ये जो टर्म्स हैं, ये इनको जब तक हम करेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और कहीं ना कहीं जो गट ब्रेन एक्सेस है, मतलब हमारा जो परसेप्शन है इंटेस्टाइन की चाल को लेकर या पाचन क्रिया को लेकर, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक अलग चीज़ है, इसको हमें कंफ्यूज नहीं करना है आईबीडी के साथ। आईबीएस अलग है, आईबीडी अलग है। आईबीडी इज अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रोन्स डिसीज, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये काफ़ी सीरियस मैटर होता है। इसीलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है किसी भी सिम्टम का, कि जब तक हम उसको कंफर्म ना कर लें तब तक हम उसको आईबीएस लेबल नहीं कर सकते। सो अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है ये भी खाने से ही ट्रिगर होती है? खाने से ट्रिगर होती है, हालांकि ये बीमारी ऑटो इम्यून है, मतलब ये ये आपके अंदर होती है, लेकिन खाने से ये और ज़्यादा वर्सनिंग इसकी हो सकती है। तो इसमें भी डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो प्रॉपर एक न्यूट्रिशनल गाइडेंस में ही आगे बढ़ना चाहिए। और एक और चीज़ जो पढ़ने में आती है कि गट प्रोड्यूसेस लाइक 95% ऑफ द सेरोटोनिन। सो जो आप गट ब्रेन एक्सेस की बात कर रहे हो, इज दैट द थिंग विच यू टॉकिंग अबाउट? जैसे मैंने कहा कि गट और माइंड का आपस में बहुत ज़बरदस्त कनेक्शन है। और जो न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म्स हैं, काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ का बनना, वो सब इंटेस्टाइन से रेगुलेटेड होता है। काफ़ी एलर्जिक डिसऑर्डर से होते हैं, जैसे सीलिक्स डिसीज़ है या ग्लूटेन सेंसिटिविटी है या व्हीट एलर्जी है। तो ये सारी चीज़ें इंटेस्टाइन के ही हार्मोनल सिस्टम से कहीं ना कहीं जुड़ी रहती हैं। अब हम जितना ही जंक फूड खाएंगे या प्रोसेस चीज़ें खाएंगे तो ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा इसीलिए देखने को मिलती हैं। तो डेफिनेटली इंटेस्टाइन और ब्रेन का एक रिलेशन है और इसीलिए गट हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ग्लूटेन का जिक्र किया है, ये भी एक बढ़िया टॉपिक है। मैं आपसे यही सवाल पूछूंगा कि क्या हमें वीट क्विट कर देना चाहिए, रोटी खानी छोड़ देनी चाहिए, बिकॉज ग्लूटेन इज कॉजिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम? एम आई राइट इन सेइंग दैट? यस, ऑफ लेट हमने ये देखा है कि स्पेशली जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ओरिजिन की जो क्रॉप्स हैं उसमें ग्लूटेन का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम ट्रेडिशनल व्हीट को देखें तो उसमें 30% के आसपास ग्लूटेन होता था। अब जो व्हीट है, जो क्रॉप है, आप देखेंगे कि खाने की कोई कमी नहीं है, पैदावार इतनी ज़्यादा हो रही है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, तो ग्लूटेन की अमाउंट या कंटेंट बढ़ गया। तो ऐसा देखने में आता है कि लोगों को इससे एलर्जी होती है ज़्यादा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में ना देखें कि खाएं या ना खाएं। हम मॉडरेशन इज़ द की वाले प्रिंसिपल पे अगर काम करेंगे तो सबसे पहले तो एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। हमें खुद ये देखना है, असेस करना है। अगर मॉडरेशन में ये चीज़ें ली जाएं तो डेफिनेटली, अनलेस आपको सीलिक्स डिसीज़ या ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, अधिकांश लोगों को ये सिर्फ माइल्ड एलर्जी या हल्की सी सेंसिटिविटी होती है। तो अगर कंट्रोल करें अपने अमाउंट को तो डेफिनेटली इससे बचा जा सकता है। मतलब अगर आप कम मात्रा में खाते हैं, ओवर ईटिंग नहीं करते, तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो डेफिनेटली फिर आपकी एंडोस्कोपी होगी, बायोप्सी होगी, डायग्नोसिस बनेगी। और अगर आपको ये एलर्जीज़ हैं या सीलिक्स डिसीज़ है तो फिर आपका डाइट का मॉडिफिकेशन रिकमेंडेड है और वो किया जाना चाहिए। Okay, let me rephrase this question. If somebody doesn't have any kind of allergy, suppose I eat wheat and I don't feel any discomfort, Right.
Should I still avoid it because of XYZ reasons? नहीं, मैंने कहा कि अगर आप मॉडरेशन में चीज़ें लेते हैं तो यू कैन कंटिन्यू टेकिंग योर नॉर्मल डाइट, जो आपका नॉर्मल रूटीन खाना, सब्जी, दाल चावल, रोटी सब्जी जो है वो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मॉडरेशन में लूँगा तो वैसे ही मैं मोटा हो जाऊँगा, तो वो चीज़ें फिर बाकी चीज़ें तो उभर के आ ही जाएंगी. बिल्कुल बिल्कुल। But in general, In general. somebody who is feeling perfectly fine having wheat roti should not be worried about it. एब्सोल्युटली। Let's talk about milk as well. A lot of people fear milk, specifically कि वो आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में ना fear is a thing. So milk से भी काफ़ी लोगों को डराया जाता है. What do you say about that? देखिए, मैंने वही बोला कि कई सारे कारण हो सकते हैं। एक कारण है लैक्टोज इंटॉलरेंस। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है और उसके सिम्टम्स आते हैं तो डेफिनेटली मिल्क इज़ नॉट रिकमेंडेड। लेकिन दूसरे जो इश्यूज हैं वो एडल्ट्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के ज़माने में, कि वो मिल्क का सोर्स क्या है। अगर वो ऐसे एनिमल्स के द्वारा आ रहा है जहाँ जिनमें हार्मोन्स दिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो एज लॉन्ग एज अगर हम सोर्स वेरीफाई करें तो मिल्क अपने आप में एक कंप्लीट फूड माना जाता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मिल्क से कोई प्रॉब्लम है। मिल्क अगर सोर्स वेरीफाइड है तो डेफिनेटली, और वो प्रॉपर तरीके से पास्चराइज्ड है तो, और आप उसको अगर आसानी से टॉलरेट कर सकते हैं तो यू कैन कंटिन्यू हैविंग योर फूड। अननेसेसरी की फियर मॉन्गरिंग को मैं क्रिटिसाइज और कंडेम करता हूँ। गुस्सा आके जी। तो पैकेज्ड मिल्क जी। जो रेगुलर ब्रांड्स हैं, दिस इज़ परफेक्टली फाइन एंड शुड नॉट अवॉइड इट. इट्स अ गुड फूड, राइट? एब्सोल्युटली। अगर एज लॉन्ग एज वो हमारे सारे जो मानक हैं उनको पूरा करते हैं, जो सारे स्टैंडर्ड्स हैं वो उनको फुलफिल करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी तरह की हमको प्रॉब्लम होनी चाहिए अगर हम उसको टॉलरेट करते हैं तो। सो नॉन ब्रांड्स समथिंग लाइक अमूल, मदर डेयरी, कंट्री डिलाइट, जो नॉन ब्रांड्स हैं, आई एम श्योर दे वुड बी फॉलोइंग एवरी गाइडलाइन. As long as they are following guidelines and there is a proper quality control, I don't see any harm in consuming those things. What do you say about vegetable oils, or what kind of oil should we use in the cooking? आशीष, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और आज के ज़माने में बिकॉज ऑफ द फियर मॉन्गरिंग। देखिए, ऑयल से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो ऑयल की रिपीटेड हीटिंग से और हाई हीटिंग से। मतलब अगर ऑयल को रीयूज करें तो वो प्रॉब्लम देता है, उसमें फिर वो एल्डिहाइड्स बनने लगते हैं। और अगर ऑयल हाई टेम्परेचर पे जाएगा तो उसमें भी काफ़ी सारे इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो हमको जो कार्सिनोजन प्रूव हुए हैं। तो ऑयल का जो अगर हम बात करें, ऑयल, सारे ऑयल्स ठीक हैं, उनको अगर हम सही मात्रा में एज अ रोटेशन यूज़ करें, यही आज की तारीख में कोई भी ऑयल अपने आप में 100% अच्छा है, बुरा नहीं है। सैचुरेटेड ऑयल्स हैं, पूफा या मूफा उनके अंदर होता है, दे आर गुड। चाहे तो मस्टर्ड ऑयल ले लें, ऑलिव ऑयल ले लें, स्मॉल अमाउंट में घी, कोकोनट ऑयल, ये सारी चीज़ें एज लॉन्ग एज देयर अमाउंट इज रीजनेबल एंड एज लॉन्ग एज यू आर रोटेटिंग देम, इट्स जस्ट फाइन। द प्रॉब्लम इज रिपीटेड हीटिंग ऑफ द ऑयल, और अगर हाई टेम्परेचर पे वो ऑयल जाता है तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो अगर हम उससे बचते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है ऑयल। सो आपने दो चीज़ें बोली यहाँ पे, मैं पैराफ्रेज कर देता हूँ. एक तो रीहीटिंग और दूसरा अमाउंट. फर्स्ट थिंग इज लाइक यू हैव टू कंट्रोल द अमाउंट, ऑफ कोर्स, बिकॉज अमाउंट बढ़ेगा, कैलोरी लोड बढ़ेगा, तो फिर वो चीज़ें तो फिर शुरू हो जाती हैं. एंड सेकेंडली रीहीटिंग, ऑफ कोर्स, राइट. एक और चीज़ जो आपने एक वीडियो में बोला है, व्हिच आई रिमेंबर दैट वी टेकिंग विटामिन डी इनकरेक्टली. Am I right? You said that, right? Absolutely. आपको हैरानी होगी कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक तरह का एपिडेमिक महामारी ले चुकी है. 70-80%. एब्सोल्युटली. और इनफैक्ट अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं, ब्रिटेन जैसी जगह या फिर कनाडा, जहाँ पर सनलाइट प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पर भी ये एक महामारी की तरह ही है. बस लेकिन इतनी नहीं है जितनी इंडियंस में है. हाँ, इंडियंस में प्रॉब्लम यही है कि एक तो इग्नोरेंस, दूसरा सनस्क्रीन का यूज़ करना, हीट से बचना, ये भी कारण है, पॉल्यूशन भी एक कारण है, और दूसरा विटामिन डी को सही तरीके से ना लेना. मतलब विटामिन डी फैटी फूड के साथ खाते हैं ताकि उसका एब्जॉर्प्शन सही हो, साथ में मैग्नीशियम जैसी चीज़ें लेना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सही मात्रा में लेना, सनलाइट प्रॉपर टाइम पे 15 से 20 मिनट की सनलाइट जो 10 से 2 बजे के बीच की जो सनलाइट है, तो अगर हम ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तब जाके हमारे को विटामिन डी जो है प्रॉपर मिलेगा. अदरवाइज डेफिशिएंसी हम जो देखते हैं वो उसका मेन कारण यही है कि इग्नोरेंस और सही तरीके से उसको कंज्यूम ना करना. कितनी रीडिंग को डेफिशिएंसी बोलते हैं? देखिए, विटामिन डी नॉर्मली 25 से 30, डिपेंड करता है कि कौन सी लैब है, पर 25-30 से ऊपर होनी चाहिए.
इसके नीचे अगर वो जाती है तो फिर ये सीवियर डेफिशिएंसी में माना जाता है और डेफिनेटली रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है फिर उस केस में। खुद से पॉपअप करना चाहिए या डॉक्टर से पूछना नहीं चाहिए? क्योंकि ये देखिए फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं, इनमें ज़्यादा वाइटामिन से भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो सही मात्रा में डोसेज जो है अगर आपके अंडर योर फिजिशियन गाइडेंस अगर आप लें तो वो बेहतर रहेगा। आप एक टर्म यूज़ किया फैट सोल्यूबल विटामिन, इसका क्या मतलब है? फैट सॉल्युबल वाइटामिन वो होते हैं, देखिए विटामिन ए हो गया, डी, ई, के, ये वो विटामिन हैं जो फैट में घुलते हैं, इसीलिए विटामिन डी को फैटी खाने के बाद लेना सही रहता है ताकि वो फैट में मेल्ट होकर और प्रॉपर तरीके से उनका एब्जॉर्प्शन हो सके। इसी तरह विटामिन बी और सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल विटामिन में होते हैं, तो जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो हमारी यूरिन में अगर हम एक्स्ट्रा लेंगे तो निकल जाएंगे, लेकिन जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो स्टोर होते हैं, तो इसलिए ये विटामिन ज़्यादा मात्रा में टॉक्सिसिटी कर सकते हैं क्योंकि ये स्टोर होते हैं, इसलिए इनका महत्व यहाँ पर आता है कि एक तो इनका प्रॉपर, इसीलिए फैट हमारे लिए ज़रूरी है कि कई आपने देखा होगा कि ज़ीरो ऑयल कुकिंग और ये वो, वी नीड फैट, वी नीड गुड फैट ऑल्सो, तो ताकि हमारे इन विटामिन का एब्जॉर्प्शन भी सही मात्रा में हो सके। तो ये बातें यहाँ पर बहुत ये छोटे नुआंसेज हैं जो हमें ध्यान देने चाहिए। सो फैट सोल्यूबल विटामिन जी फैट के साथ ही लेने चाहिए, एब्सोल्युटली, अदरवाइज तो वो उनका एब्जॉर्प्शन अनप्रेडिक्टेबल होगा और इस कारण डेफिशिएंसी मैनिफेस्ट होंगी। और ज़्यादा लेने से टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो वो डॉक्टर जितनी डोज बोले उतनी लो, ये नहीं कि आपकी कम आ गई विटामिन डी तो अपने आप हिसाब से अगर हम लेंगे तो हम कहीं ना कहीं फॉल्टर कर सकते हैं। डॉक्टर एक और चीज़ जो आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन, एक नया ट्रेंड जो आ रहा है, दीज न्यू वेट लॉस ड्रग्स, ओज़ेम्पिक, और जो काफ़ी सेलिब्रिटीज़ भी अभी लेटली मतलब काफ़ी पॉपुलर हो गया था, अब नए नए तो रोज़ ऐसा लगता है कि नए ये सेलिब्रिटीज़ तो रोज़ नई फ़ोटोज़ आती रहती हैं। हाउ डू यू सी इट? Are you using that? Are you aware of that? Are you using in your practice? Do you need to use in your practice? यस आशीष, अच्छा सवाल है। इसके साथ काफ़ी सारे मिथ्स भी जुड़े हुए हैं, हम इनको GLP-1 ड्रग्स बोलते हैं। बेसिकली ये एक तरह से ऐसा मान लीजिए जैसे डायबिटीज़ में इंसुलिन दी जाती है, उसी तरह से ओबेसिटी में GLP-1 एक तरह का रिसेप्टर है जो इंटेस्टाइन में और ब्रेन में होता है, और ये रिसेप्टर अगर एक्टिवेट होता है तो GLP-1 का जब कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये ना सिर्फ हमारी भूख को कम करता है, फूड नॉइज़ को कम करता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी थोड़ा सा बेटर करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, बल्कि खाने की जो एम्प्टिंग स्पीड है स्टमक की उसको भी ये कम कर देता है, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो डाउन करता है। इससे क्या होता है कि वेट लूज इंसान करता है, लेकिन अगेन ये इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ नहीं करना है, इसके लिए भी कुछ क्राइटेरियाज हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं किन में ये यूज़ करना है। इन ड्रग्स के भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसीलिए ये स्ट्रिक्टली अंडर मेडिकल सुपरविजन एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पेशेंट्स को ही रिकमेंडेड होती है। रिजल्ट्स इसके अच्छे हैं, लेकिन अभी ये न्यूअर ड्रग्स हैं, लॉन्ग टर्म इनको लेना है, इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज है कि इनको बंद करने के बाद वेट रीगेन देखा जा रहा है, और डेफिनेटली कॉस्ट इशू एक ऐसी चीज़ है जिस पे कि अभी काम हो रहा है, और मुझे लगता है इन टाइम्स टू कम हम डेफिनेटली बेटर मॉलिक्यूल्स लाएंगे और इनके कॉस्ट को भी हम कंट्रोल कर पाएंगे। पर हाँ, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा टूल है और एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए इट इज़ डेफिनेटली डूइंग वंडर्स। नहीं, आपने एक वर्ड यूज़ किया मेडिकल सुपरविजन, तो कौन डॉक्टर दे सकता है इसको? देखिए फिजिशियंस हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं और बेरियाट्रिक सर्जन्स हैं, ये वो लोग हैं जो स्पेसिफिकली डील करते हैं इन चीज़ों के साथ। तो डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट लेवल आप किसी के साथ जुड़ के कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, प्रेगनेंसी में ये नहीं दे सकते, लैक्टेशन में इन दवाइयों को नहीं दिया जा सकता, जिनको मेड्यूलरी थायराइड कैंसर है उनको हम ये दवाइयाँ नहीं दे सकते, इसी तरह गॉल स्टोन या पेनकेटाइटिस की रिस्क जिनमें रहती है उसमें भी हमको ये ध्यान देना पड़ता है। तो कुछ इवेल्युएशन, कुछ टेस्ट कराने के बाद डॉक्टर इनको लिखता है, और फिर ये इनकी जो डोजेज हैं वो एस्केलेट होती हैं मंथली बेसिस पे, तो रेगुलर फॉलोअप्स भी ज़रूरी हैं, उसके बाद कुछ टेस्ट करने ज़रूरी हैं ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो ये वो डॉक्टर्स हैं जिनके साथ आप संपर्क में रह के करा सकते हैं। सो यंग गर्ल who is like 22 years old, she is 85 kgs, 5'3" हाइट है, she comes to you and say डॉक्टर मेरे को ओज़ेम्पिक चाहिए, what do you say? बिल्कुल, मैं अगर वो एक क्राइटेरियाज को फिट कर रही है, जैसे कि 27 के ऊपर BMI है विद सर्टेन मेडिकल इश्यूज़ हैं, तो एक बार पेशेंट के साथ डिस्कस क्या क्या मेडिकल इश्यूज? देखिए बहुत सारे मेडिकल इश्यूज जुड़े हुए हैं, जैसे प्री डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ है, इनफर्टिलिटी है, साइकिल्स की इरेगुलरिटी है, OSA यानी खर्राटे लेना है, अच्छा, नी पेन्स या बैक एक्स हैं, हाइपरटेंशन है, थायराइड के इश्यूज हैं, तो देयर आर कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ डिसऑर्डर्स विच आर एसोसिएटेड। तो उस केस में हमें असेस करके पेशेंट की मोटिवेशन लेवल, उसका कंप्लाइंस, और उसके अंदर कोई वो तो नहीं है कि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस हों, ये सब चीज़ें हम रूल आउट करने के बाद डेफिनेटली वी कैन रिकमेंड, अगर वो आइडियल कैंडिडेट है तो।
तो BMI 27 से ऊपर प्लस सर्टन कंडीशन शुड बी देयर. यस कोई सर्टन कंडीशन ना हो लेकिन BMI मतलब somebody who's 140 kgs हाँ जी has done everything possible to lose weight, maybe not in the right way, लेकिन कभी भूखा रह के कभी 15 किलोमीटर वॉक की है and the person has never been able to lose weight because कोई 140 kgs का ऐसे तो नहीं होता है. बिल्कुल The relationship with food has become little absolutely. toxic कह लो उसको या खराब कह लो, right? They can't control food. राइट Does that kind of a person become candidate for taking Ozempic? Like I said before also, if your BMI is more than in India 32.5 with medical disorders या बिना किसी disorder के 37.5 से ऊपर हैं तो ये it has been proven in multiple studies across कि bariatric surgery is the go-to procedure for a sustained weight loss over a period of time long term क्योंकि हमको इसमें इसकी इकोनॉमिक्स भी देखनी है रिजल्ट भी देखना है तो इतने ज़्यादा वेट पर ये मेडिसिन डेफिनेटली एज अ सेकंड चॉइस दी जा सकती हैं लेकिन प्राइमरी रिकमेंडेशन रहेगी बेरियाट्रिक प्रोसीजर की प्रोवाइडेड कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशंस ना हो लेकिन अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं या पेशेंट कैंडिडेट नहीं है या पेशेंट नहीं चाहता तो हम ये दवाइयाँ एज एन एडजंक्ट यूज़ कर सकते हैं एज अ सेकेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं गैस्ट्रिक बलूनिंग है वो भी एक तरीका है जिसमें कि आप पेट में एक सोलेबल बलून डाल देते हैं पर ये सारी चीज़ें जो हैं वो लॉन्ग टर्म में अभी हमको इनके रिजल्ट्स देखने बाकी हैं तो आपने जैसा आपका सवाल था इतने वेट पे हम लोग नॉर्मली जो रिकमेंडेशन है वो बेरियाट्रिक सर्जरी का है और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एवरी 10 kg राइज इन वेट आपकी लाइफ स्पैन को 2 से 3 साल कम कर देता है. अच्छा. इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मोटे लोग बहुत ज़्यादा उम्र तक नहीं पहुंच पाते. सो क्योंकि इसको हम एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मानते हैं तो समथिंग नीड्स टू बी डन. सो कमिंग बैक टू दीज वेट लॉस ड्रग्स, क्या ये वेट लॉस परमानेंट है? और सेकेंड मतलब उससे साथ वाला क्वेश्चन, अगर परमानेंट नहीं तो क्या ये लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेंगी? अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो हमारे पास डेटा है उसमें ये दवाइयाँ लॉन्ग टर्म अभी WHO की गाइडलाइंस भी आपने देखी हो अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले उन्होंने ये गाइडलाइंस निकाली हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ही रिकमेंडेड है एज ऑफ नाउ क्योंकि देखा गया है कि जब आप ये मेडिसिन बंद करते हो तो काफ़ी हद तक लोगों का वेट रीगेन हो रहा है. तो स्टिल वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द कॉजेज वी आर तो इससे ये सामने आता है कि जो कॉर्नर स्टोन है फाउंडेशन तो डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही है बाकी ये सब टूल्स हैं जो हमको हेल्प करेंगे लेकिन हमें जब तक हम अपनी हैबिट्स को और उसको चेंज नहीं करेंगे डाइट को और पैटर्न को तब तक हम लॉन्ग टर्म सफलता नहीं पा पाएंगे और इसीलिए ज़्यादा वेट में बेरियाट्रिक सर्जरी क्योंकि 10 ईयर्स का अगर हम डेटा देखते हैं तो बेरियाट्रिक सर्जरी का जो रिजल्ट है सबसे अच्छा है. हालांकि ये दवाइयाँ भी धीरे धीरे इफेक्ट लाती हैं बट लॉन्ग टर्म यूसेज इज स्टिल अ कंसर्न. दैट इज़ अ कंसर्न. ओके. कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलता है? हाँ बिल्कुल. शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट में सबसे कॉमनली जो पेशेंट्स में देखने को मिलता है वो होता है नोजिया. एक सेंस ऑफ लगता है कि जैसे सल्फर बर्ब्स आ रहे हैं या नोजिया हो रहा है. कुछ लोगों को डायरिया या कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है. कुछ लिमिटेड पेशेंट्स को फटीग देखने को मिलता है या पेल्पिटेशन देखने को मिलते हैं. लेकिन मोस्ट ऑफ दी साइड इफेक्ट्स आर नॉट मेजर और ये विद टाइम सेटल हो जाते हैं. तो साइड इफेक्ट्स आर नॉट मेजर एज ऑफ नाउ. And are these costly drugs? दीज ड्रग्स आर कॉस्टली डेफिनेटली. इनका मंथली खर्चा करीब 14 से 15 हज़ार डिपेंडिंग ऑन द डोज पड़ता है जो 15 से 20 हज़ार तक जा सकता है. शुरुआती डोजेज में 15 हज़ार के आसपास फिर अगर डोज बढ़ाएंगे तो 20 हज़ार और हमें ये लंबे ड्यूरेशन तक लेना है तो ओवरऑल कॉस्ट डेफिनेटली हर महीने का 15,000 का खर्चा? 15 से 20 हज़ार का खर्चा पड़ता है. So do you foresee that these costs coming down? यस एब्सोल्युटली. अब गवर्नमेंट ने भी काफ़ी एक्शंस लिए हैं. धीरे धीरे अवेयरनेस भी बढ़ रही है तो मुझे लगता है कि अच्छा दूसरा जेनेरिक मेडिसिन भी आएंगी पेटेंट ख़त्म होंगे तो ये डेफिनेटली प्राइस कंट्रोल होगा इनका. तो आने वाले समय में प्राइस कम होना चाहिए. Do you see it changing the whole मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसकी हम बात कर रहे थे? क्या ये ड्रग्स का कुछ इन चीज़ों पे इफेक्ट पड़ने वाला है? लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ पे, लॉन्ग टर्म जैसा कि आपने हार्ट के इश्यूज हैं? बिल्कुल ज़रूर पड़ेगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लोड है जो मैग्नीट्यूड ऑफ ओबेसिटी है वो इट्स सो ह्यूज कि ये चीज़ें भी ड्रॉप इन द ओशन हैं फिलहाल. तो डेफिनेटली जब तक हम चीज़ों को मल्टीपल तरीके से अटैक नहीं करेंगे 360 डिग्री तब तक ये प्रॉब्लम हमारे कंट्रोल में आने नहीं वाली. लेकिन हाँ डेफिनेटली अब हमारे आर्मामेंटेरियम में एक और चीज़ है तो बेरियाट्रिक सर्जरी, मेडिसिन, फार्माकोथेरेपी, डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये सारी चीज़ें मिलजुल के जब काम करेंगी तभी हम इस डिसीज़ के बर्डन को कम कर पाएंगे. और डेफिनेटली जो एजुकेशन है
जो अवेयरनेस है वो इज़ द की। एक और जो काफ़ी कॉमन जो सुनने में आता है ओज़ेम्पिक के बारे में, दैट इट लीड्स टू मसल लॉस, यस राइट? हाउ डू यू लुक एट इट? यस एब्सोल्युटली दैट इज़ अ कंसर्न। इन दवाइयों से या वेट लॉस से मसल और फैट दोनों का ही लॉस देखा गया है। मसल लॉस इज़ नॉट डिज़ायरेबल, क्योंकि मसल लॉस के साथ आपका ओवरऑल आगे की जो एक्सपेक्टेंसी है या डिसीज़ की जो चांसेस हैं वो और बढ़ते हैं। दूसरा आपका मेटाबॉलिक रेट भी कम होता है। तो इसलिए जो लोग इन ड्रग्स पे हैं उनको अपना प्रोटीन इनटेक और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज टू बिल्ड अप मसल्स वो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये बैलेंस लेके तभी मैं बोलता हूँ कि मेडिकल सुपरविजन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको वो प्रोटीन डेफिसिट पूरा करना ही पड़ेगा, वरना आपका मसल लॉस हुआ तो ये डिज़ायरेबल नहीं है। तो मॉनिटरिंग ज़रूरी है, प्रोटीन इनटेक ज़रूरी है, एक्टिविटी ज़रूरी है, मसल ट्रेनिंग ज़रूरी है। तो डॉक्टर, अगर लेकिन नोज़िया और ये साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं तो फिर वेट ट्रेनिंग करने का कहाँ दिल करेगा? ऐसा नहीं है, मतलब मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही ट्रांजिएंट साइड इफेक्ट्स होते हैं और यूजुअली जब डोज देते हो तो शुरू के 1-2 दिन में ज़्यादा देखने को मिलता है, विद टाइम ये धीरे धीरे कम हो जाता है। और अगर हम अपने खाने को कंट्रोल रखेंगे तो ये जो सिम्टम्स है वो मिनिमाइज कर दिए जाते हैं। तो काफ़ी सारे पेशेंट्स जो मैं रेगुलर फीडबैक लेता रहता हूँ लोगों से, अपने पेशेंट्स से, तो मुझे बताते हैं कि वो इतना डिसेबलिंग नहीं है मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में, एंड दे कैन हैंडल इट बाय मॉडिफाइंग देयर डाइट, पानी का इंटेक बढ़ाकर, और ज़रूरत पड़ने में कभी कभार उनको हम सपोर्टिव मेडिसिन देते हैं, तो दे आर एबल टू हैंडल इट। Anything on the mental health part, like sadness, suicidal thoughts, ऐसा कुछ है क्या? I was reading somewhere from अभी रिसेंटली Australia, कुछ ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने अभी रिसेंटली एक अपनी एडवाइजरी में इसको एज अ प्रिकॉशनरी मेजर डाला है। तो मैं बता दूं कि अभी तक कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं हुई है, मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता दूं, लेकिन एज अ प्रिकॉशनरी वार्निंग ये डाला गया है। क्योंकि अगर आप ये देखेंगे, ओबेसिटी अपने आप में भी एक ऐसा कारण है जो कि डिप्रेशन को बढ़ाता है। तो वो एक पर से इट कैन कॉज दीज सुसाइडियल आइडिएशंस एंड थॉट्स, लेकिन ऐसा कोई डायरेक्ट ड्रग से कॉज एंड इफेक्ट एसोसिएशन एस्टेब्लिश नहीं है। लेकिन अगर है ऐसा, तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा होगा? देखिए, मैंने आपको बताया कि ओबेसिटी अपने आप में एक ऐसा डिसऑर्डर है जो कहीं ना कहीं आपको लो फील कराना, डिप्रेस कराना, सोशल एंग्जाइटी देना, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैंने ये देखा है पेशेंट्स में कि जब वो वेट कंट्रोल करते हैं, लाइफस्टाइल को मैनेज करते हैं, तो ये भी चीज़ें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट इनमें देखा गया है। तो ये डिसीज़ इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिसऑर्डर, लाइक आई सेड, ये आपकी बॉडी और माइंड दोनों को असर डालता है, और अगर हम इसको कंट्रोल करते हैं तो इसमें भी हमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि दीज ड्रग्स, आपको क्या लगता है, अगर ये सच है तो इन ड्रग्स से कहीं ना कहीं हम उनको सैडनेस या सुइसाइडल थॉट आते हैं, क्या फिजियोलॉजिकली कुछ हो रहा होगा? मतलब कैन यू लाइक, जितना मेरी नॉलेज है, जो मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैंने कहा कि ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस अभी तक नहीं है। ये GLP-1 और GIP हार्मोन्स पे काम करते हैं, उनको बढ़ाते हैं, पर ऐसा कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कि इस ड्रग से ये थॉट्स या आइडिएशंस आते हों। हालांकि अभी और रिसर्च होनी है और काम होना है, और जैसे जैसे डेटा इमर्ज होता जाएगा, जैसे जैसे हमारे पास लोग बढ़ते जाएंगे, तो हम इन गाइडलाइंस को अपडेट करते जाएंगे। पर एज ऑफ नाउ देयर इज नो एस्टेब्लिश्ड कॉज। बिकॉज मैं इस चीज़ को सोच रहा था, मुझे जो समझ में आया कि somebody who's overweight has a habit of eating, social eating कह लो, या दोस्तों में they are eating, और जब वो भूख कम हो गई, they don't feel like eating so much, तो वो जो प्लेजर मिल रहा था खाने से, वो कहीं उनके लाइफ से चला गया। Perhaps that is the reason that now they do not have anything to celebrate. Food is a celebration. और वही चला गया, तो maybe that is the reason they start to feel sad and depressive maybe. जो मेरा जो एक्सपीरियंस है आशीष, इसमें ऐसा नहीं है। अच्छा। लोग इनफैक्ट लोगों को एक नया जीवन मिलता है जब वो फूड नॉइज खत्म होती है, फूड पे जो डिपेंडेंस है, वो ये सीखते हैं कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे प्लेजर मिल सकता है। तो ओवरऑल जो अगर हम देखें पेशेंट फीडबैक, तो डेफिनेटली लोग इसको पसंद करते हैं, इस चीज़ को, कि फूड के ऊपर जो डिपेंडेंस है, उनको ऐसा लगता है जैसे उनको एक आज़ादी मिल गई। वो एक विक्टिम थे, एक गुलाम थे खाने के, तो उससे उनको आज़ादी मिल गई, और दे फील हैप्पी अबाउट इट। Liberated from food. Yes, they feel liberated, most of them.
Yeah, because मेरा तो एक ओपिनियन है, एक हाइपोथेसिस है, यू वर्किंग ऑन द ग्राउंड, यू वर्किंग ऑन द पेशेंट्स ऑन द ग्राउंड, सो यू हैव द रियल एक्सपीरियंस एंड फीडबैक और फ्रॉम. हम भी काफ़ी एग्रेसिवली डेटा कलेक्ट करते हैं अपने पेशेंट से, हम उनसे उनको एनकरेज करते हैं कि भाई उनको कुछ भी थॉट्स या फीलिंग्स आती हैं तो वो शेयर करें, जिसको कि हम पास ऑन करते हैं साइंटिफिक कम्युनिटी को जो ऑलरेडी रिसर्च कर रही है, और इसी तरह से मेरे ख्याल से आगे हम चीज़ों को और रिफाइन कर पाएंगे. डॉक्टर, कुछ मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सवाल हैं, मतलब जो खाने पीने को रिलेटेड होते हैं. जैसे एक बड़ा कॉमन सोशल मीडिया पे सुनने में आता है कि ब्रेड नहीं खानी चाहिए क्योंकि उसमें मैदा होता है और वो आंतों में चिपक जाता है. हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस एज अ डॉक्टर और एज अ पर्सन हु हैज स्टडीड साइंस? ओके, देखिए आशीष, आंतों पे चिपकना शब्द गलत है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मैदा जो ब्रेड जो बनता है वो बहुत ही अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होता है. इट इज़ डिवॉइड ऑफ एनी फाइबर. दूसरा, जर्म लेयर भी उसमें से हटा दी जाती है, जिससे कि सारे जो मल्टी वाइटामिन वगैरह हैं वो भी सब उसमें से निकल जाते हैं, तो बचता केवल स्टार्च है, प्रोसेस स्टार्च. अब वो ये खाने में बड़ा पैलेटेबिलिटी अच्छी है, आपको ये पसंद आता है टेस्ट में, लेकिन ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका इतना ज़्यादा हो जाता है, मतलब ये इतना एक तरह से शुगर जैसा हो जाता है ये, तो इससे इंसुलिन ज़्यादा निकलेगी और ये इवेंचुअली अगर आप इसको अमाउंट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये मोटापा बढ़ाएगा. साथ ही जो इंटेस्टाइनल इन्फ्लेमेशंस जैसी चीज़ें हैं वो इस तरह के खानों से, जो प्रिजर्वेटिव भी मिलाते हैं तरह तरह के, तो ये डेफिनेटली ये एक तरह का अगर अमाउंट कंट्रोल नहीं है तो ये डेफिनेटली टॉक्सिक रहेगा. और कहीं ना कहीं इसको समझाने के लिए शायद लोग बोल देते हैं कि ये चिपक जाता है, बट अगर हम बात करें चिपकने की तो ऐसा कुछ नहीं है, ये चिपकता नहीं है, क्योंकि इंटेस्टाइन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अंदर जाके चिपक जाए. लेकिन डेफिनेटली अगर हम मॉडरेट नहीं करेंगे इसके कंजम्पशन को तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है. बॉडी जो अपना इंटेस्टाइन है, ये कोई बाथरूम की पाइप नहीं है कि ऐसी चीज़ें अंदर चिपक जाएं और कुछ खा लो तो वो साफ़ हो जाए. बिल्कुल, सबसे पहले आप जो खाते हो वो आपके स्टमक में जाके इतना चर्निंग हो जाती है उसकी कि इवेंचुअली वो सब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर एंजाइम्स आते हैं. तो लेकिन हाँ, ये एक अननेचुरल प्रोसेस्ड खाना है, तो इसको डेफिनेटली रेगुलर यूसेज में तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ना लें. लेकिन अगर ब्रेकफास्ट में 2 ब्रेड का सैंडविच बनाया है, जिसमें हम थोड़ा पनीर डाल दिया, थोड़ी वेजीज डाल दी, इज दैट फाइन? Yeah, absolutely, absolutely. अगर आप 2 स्लाइस लेते हो विद लॉट ऑफ फाइबर्स एंड फ्रेश मील, तो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम टेकिंग ब्रेड. Another thing which people really worry about and really talked about is sugar intake. What is your recommendation on that? शुगर को मैं डेफिनेटली एक बहुत बड़ा विलन मानता हूँ. शुगर अगर मॉडरेशन में ली जाए, मतलब अगर हम बात करें WHO की, तो अराउंड 20 ग्राम्स ऑफ शुगर, विच इज़ लाइक, अगर हम 1 टीस्पून को 5 ग्राम का माने तो 4 से 5 चम्मच शुगर रोज़ ली जाए, इसमें कोई किसी तरह की कोई हानि नहीं है. लेकिन अगर शुगर का कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी, वेट गेन, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं. तो शुगर का मॉडरेशन हमारी डेली लाइफ में ज़रूरी है. हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट डाइट में अगर हम ज़्यादा लेंगे तो बेटर है. तो 18-20 ग्राम शुगर आप बोल रहे हो पर डे डेली की? इज एब्सोल्युटली ओके, लेकिन अगर हम उसको डेली बेसिस पे ज़्यादा लें, ज़्यादा, तो ना सिर्फ कैलोरीज बढ़ती हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा शुगर जो होगा इंसुलिन उसको फैट में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर करा देगा कहीं ना कहीं. तो डेफिनेटली हमको मॉडरेशन दिखाना है इसमें. तो मैं चाय पी रहा हूँ और मैंने 1 चम्मच शुगर डाली उसमें, ठीक है, मैंने 2 डाली मान लो, और 2 मैंने शाम को डाली, तो मेरा डेली का कोटा पूरा हो गया. एम आई राइट? तो मैं जो रोटी खा रहा हूँ, क्या वो भी उसमें काउंट हो रही है? नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडेड शुगर, टेबल शुगर, एडेड शुगर की बात कर रहे हैं, तो वो अगर हम उसको 20 ग्राम्स के आसपास, ये क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल बिल्कुल, हम उसको फिर कार्ब में गिनेंगे, जो रोटी का जो कंटेंट है हम उसको कार्ब में गिनेंगे. पर शुगर अगर हम बात करते हैं प्रोसेस्ड टेबल शुगर, तो इट शुड बी लिमिटेड टू 20 ग्राम्स इन अ डे. But then we having biscuits that has added sugar, that is counted in that 18-20 gram. एडेड शुगर जो चीज़ों में होती है, आप ये देखोगे जितना भी जो फूड है, जो कुकीज़ हैं, जूसेस हैं, इन सब में शुगर को बड़ा डिस्गाइज्ड फॉर्म में डाला जाता है. और अगर आप पैकेट्स में देखोगे तो वो HCF, हाई कॉर्न फ्रक्टोज सिरप लिख देंगे, अगावे नेक्टर लिख देंगे. तो ये सारी चीज़ें शुगर ही हैं दरअसल, लेकिन वो उसको हिडन फॉर्म में हमारे को पेश किया जाता है. तो डेफिनेटली ये ऐड करना पड़ेगा हमको अपनी रोज के इंटेक में. बिल्कुल.
तो एक तो समझो कि खाने में एडिड कितनी है, एंड देन मेक श्योर दैट इज टोटल नॉट शुगर जो हमारा है, एडेड शुगर प्लस जो हमारा जो टेबल शुगर है, इट शुड बी लेस देन 20 ग्राम्स। एक और चीज़ आपने टर्म यूज़ की, इंसुलिन, राइट? सो शुगर से इंसुलिन जुड़ा हुआ है, तो ये एक मैकेनिज्म, बिकॉज अ लॉट ऑफ ऑडियंस डू नॉट अंडरस्टैंड इट द वे साइंस सेज, तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करो कि शुगर और इंसुलिन क्या कर रहे हैं। चलो शुगर आपने बताया कि एट above certain amount is not healthy, right? What is insulin doing in our body, and is it inherently bad, या how much is bad, ये क्या है? देखिए, शुगर खाने का जो मैकेनिज्म है एब्जॉर्प्शन का, अगर हम ऐसी बात करें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अलग कर दें, तो शुगर बेसिकली ग्लूकोज, प्रोटीन्स और फैट, तीन चीज़ों में हमारा जो खाना है वो ब्रेक डाउन होकर शरीर में अलग अलग एब्जॉर्ब होता है। जी। अब सबसे पहले जो बॉडी में जो हमारा ब्लड शुगर लेवल है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीज़ है, जो एक बहुत ही नैरो रेंज में मेंटेन रहता है, नॉर्मली 80 से 100 ग्राम्स के आसपास पर डेसीलीटर। ये तो इंसुलिन का काम है हमारे शरीर में जो ब्लड शुगर लेवल है उसको इसी में रखना, क्योंकि अगर वो इससे नीचे चला जाएगा तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा और सिम्टम्स आ जाएंगे। तो इंसुलिन का काम है इसको मेंटेन करना। अब जैसे ही शुगर हमने खाया तो पहला जो शुगर का जो ग्लूकोज का जो रिप्लेनिश करती है इंसुलिन, वो इसको इस ब्लड शुगर को मेंटेन करती है। अब इंसुलिन को आप ऐसे समझो कि इंसुलिन एक तरह का एक की चाबी है, वो शुगर को सेल्स में अंदर बिठाना है ग्लूकोज को, तो जब तक इंसुलिन नहीं होगी तो सेल्स इसको यूज नहीं कर पाएंगे। सेल्स क्यों यूज़ करेंगे? सेल्स को अपना जो डेली जो एक तरह से आप ग्लूकोज को करेंसी मानिए, ग्लूकोज एक ऐसी करेंसी है जिससे सारा मेटाबॉलिज्म गवर्न होता है। तो सेल को अपना डे टू डे मेटाबॉलिज्म कैरी आउट करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता है, और वो सेल्स के अंदर जाए तो उसके लिए उसको इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। तो एक बार जब वो मैनेज हो गया लेवल, तो जो भी एक्स्ट्रा इंसुलिन आपके शरीर में आएगा वो जाता है लिवर और मसल्स में स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में लिवर में करीब 70-80 ग्राम्स के आसपास स्टोर होता है, और बाकी का जो मसल्स हैं उसमें स्टोर हो जाता है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये केवल उतना ही स्टोरेज है जो 12 घंटे की फास्टिंग में आपको हेल्प करती है। अच्छा। ये भगवान ने ये मैकेनिज्म ऐसे बनाया कि अगर आपको खाना ना मिले तो 12 to 14 आवर्स में आप ग्लाइकोजन जो है वो कन्वर्ट होके आएगा और ब्लड शुगर को मेंटेन करता रहेगा। क्योंकि वो आपने बताया कि 100 ग्राम, लगभग 100 ग्राम लिवर में है, 400 ग्राम उसमें है, तो 500 ग्राम हो गया, 500 गुना में 4, तो करीबन 2000 कैलोरीज का ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में इमरजेंसी के लिए स्टोर होता है। ओके। लेकिन अगर हम इसके ऊपर अगर हमारा इंटेक है तो वो बॉडी इंसुलिन उसको फैट में कन्वर्ट करके, फैट डिपोज जो हमारे होते हैं, जैसे कि हमारा जो टमी है, विसरल फैट जिसको हम कहते हैं, वहाँ या फिर हमारे हिप रीजन में या बॉडी का जो सबक्यूटेनियस फैट है वहाँ पे जाके इसको स्टोर करने लगता है। अब इसीलिए ये जो गैप है खाने के, इसीलिए मेंटेन करने ज़रूरी हो जाते हैं। अब अगर आप कॉन्स्टेंटली खाते रहेंगे तो इंसुलिन रिलीज होता रहेगा और आपका ब्लड शुगर पूरा मेंटेन्ड है, आपका लिवर ग्लाइकोजन, मसल ग्लाइकोजन भी भरा हुआ है, तो जो भी ग्लूकोज आएगा वो सारा का सारा डिपॉजिट हो जाएगा फैट स्टोर्स में। तो इस तरह से आप फैट को इकट्ठा कर रहे हैं। अब इसका पर्पस जो था इवोल्यूशनरी, वो ये था कि जब प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ फास्टिंग, फॉर एग्जांपल अकाल, फॉर एग्जांपल पानी गिर रहा है, इंसान शिकार नहीं कर पा रहा, तो इस समय ये फैट डिपोज काम आते थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब हम उस अकाल की तैयारी कर रहे हैं जो कभी नहीं आएगा, आने वाला। तो दैट इज द प्रॉब्लम। इनफैक्ट अभी तो फूड अबंडेंस है। एब्सोल्युटली, वी आर लिविंग इन अ एरा ऑफ फूड अबंडेंस, तो वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर फेमाइन व्हिच विल नेवर कम। तो इस तरह से आपका वेट जो है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गेन होता जाता है। सो हमने कुछ कार्ब्स खाए तो इंसुलिन रिलीज़ हुआ पैंक्रियाज ने। इंसुलिन जो है वो उस जो ब्लड में ग्लूकोज आया है उसको कुछ नैरो रेंज में तो मेंटेन करता है, बाकी सेल्स में भेज देगा ताकि हमें उससे एनर्जी मिले। ग्लाइकोजन में स्टोर कर देगा मसल और लिवर में, ताकि वो बाद में वर्कआउट किसके टाइम पे थोड़े से हम भूखे होंगे तब यूज़ होगा, और बाकी बचे हुए को फैट में स्टोर कर देगा। ठीक है। और जैसे ही हम प्रोलॉन्ग फास्टिंग होती है या खाने के बीच में बीमार पड़ जाते हैं, हाँ, तब हमारे को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तब ये सब चीज़ें हमारी जो फैट डिपोज हैं वो काम आते हैं। बिल्कुल। तो इन अ वे इंसुलिन इज़ नॉट बैड, इट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू डू इन आवर बॉडी। इट्स जस्ट दैट जब वो बढ़ा रहता है, वही आप बात बोल रहे थे कि वो जो रेगुलर स्पाइक्स आते रहेंगे वो बढ़ता जाएगा और सेल भी इनसे रेजिस्टेंट होते जाएंगे, उन्हें दे विल नीड मोर एंड मोर इंसुलिन। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो ग्लूकोज सेल्स हैं वो इंसुलिन की बात नहीं मान रहे,
क्योंकि ऑलरेडी वो फुल हो चुके हैं। इंसुलिन का काम है ग्लूकोज को सेल्स में धक्का देना। कुछ समय के बाद वो जब आप ज़्यादा कॉन्स्टेंटली आप इंटेक बढ़ाते रहेंगे, लेते रहेंगे, ग्लूकोज का लोड आता रहेगा, तो सेल्स बोलेंगे भैया अब मुझे और नहीं चाहिए, मेरा भर गया, तो इंसुलिन और आएगा, ज़्यादा इंसुलिन रिलीज होगा। तो हमारा जो बेस लाइन इंसुलिन फास्टिंग इंसुलिन लेवल है वो हमेशा ज़्यादा रहेगा, और इसी कंडीशन को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि ज़्यादा इंसुलिन की ज़रूरत पड़ रही है उसको अंदर ढकेलने में। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ही शुरुआत है डायबिटीज़ की या जो इस तरह की मेटाबॉलिक इश्यूज़ की। सो जो आपने इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात की, क्या फास्टिंग इसको हेल्प करता है? डेफिनेटली, अगर हम खाने में सही गैप रखेंगे तो प्लस हमारा खाना अगर कॉम्प्लेक्स हो, स्लो रिलीज ऑफ एनर्जी, स्लो रिलीज ऑफ ग्लूकोज हो, इसीलिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं। और जो जंक फूड होता है वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड होता है, एकदम से शुगर स्पाइक करता है। तो इसीलिए अगर हम खाने में सही गैप रखेंगे और खाना ऐसा लेंगे जिससे कि एक स्लो एंड सस्टेन्ड रिलीज हो ग्लूकोज का, तो वो हमारे लिए हमेशा बेनिफिशियल रहता है। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग? देखिए, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ टूल, इट्स एन एक्सेप्टेड टूल। इसका मिसयूज़ नहीं करना है। सबसे पहले तो इंटरमिटेंट फास्टिंग होता क्या है? इंटरमिटेंट फास्टिंग वही है कि हम अपने मील्स को एक फिक्स्ड विंडो, इसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में टाइम रेस्ट्रिक्टेड ईटिंग भी बोलते हैं, कि आपको एक फिक्स ड्यूरेशन में खाना खाना है और बाकी के समय में आपको फास्टिंग करनी है जी। अब ये इसके अलग अलग वेरिएशंस हैं। एक 16:8 मतलब 16 घंटे आप फास्ट करोगे, 8 घंटे में खाओगे। एक है 12:12 जो सबसे कॉमन है, जो सबसे कॉमन 16:8 16:8 सबसे ज़्यादा कॉमन है। इसी तरह इसके और वेरिएशंस हैं। कुछ लोग ऑल्टरनेट डे फास्टिंग भी करते हैं, कुछ लोग 72 घंटे की भी फास्टिंग करते हैं। अच्छा। तो मैं एक्सट्रीम वेरिएशंस को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा फ्रॉम मेडिकल पर्सपेक्टिव। साथ ही ये उन लोगों को नहीं लेना है जो डायबिटिक्स हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, या जो लोग सिक हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिनको बीमारियां हैं, वो लोग इसको बिल्कुल यूज़ ना करें। और 12 नहीं, आप कह रहे हो डायबिटिक्स को नहीं लेना है, फिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि डायबिटिक्स में जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, इंसुलिन का जो लेवल है, वो सब इट गोज हेवायर। अब हम अगर फास्टिंग करेंगे तो पूरे चांसेस हैं कि वो हाइपोग्लाइसेमिक अटैक उनको हो जाए। ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिक मतलब शुगर डिप कर जाए, तो वो उनके लिए ठीक नहीं है। उनको सही टाइम पे सस्टेन्ड, क्योंकि दे आर ऑन मेडिकेशंस, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। अब वो मेडिकेशंस अपने आप में शुगर को कंट्रोल करते हैं। जी। अब आपने फास्टिंग, तो इसलिए वो बहुत डिपेंड करता है कि आपको बिफोर मील या आफ्टर मील लेना है। तो अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे तो यू विल एंड अप इन ट्रबल। या फिर आप प्रैक्टिशनर की गाइडेंस में ही करें। बिल्कुल गाइडेंस में लेके करेंगे, जो एक आपका एक टाइम टेबल होना चाहिए, उसको फॉलो करिए। जी। अदरवाइज 12 घंटे की फास्टिंग इज समथिंग विच डेफिनेटली हेल्प्स। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि डे टाइम में आप अपना खाना ले सकते हैं और ट्राई टू हैव अर्ली डिनर, ताकि जब आप सोने जाएं तो आप कम से कम 3-4 घंटे की एक विंडो मिल जाए बॉडी को। उससे ना सिर्फ आपका शुगर का मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, बल्कि गैसीनेस, ब्लोटिंग, डिस्पेप्सिया, नींद की क्वालिटी, वो सब में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो अर्ली डिनर इज समथिंग विच वी कैन रिकमेंड, और 12 घंटे की फास्टिंग इज रीजनेबल इनफ। बाकी ये बहुत ही केस टू केस बेसिस पे और इंडिविजुअल बेसिस पे इसको यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म। हाँ, लेकिन अर्ली डिनर तो एक पुराना चलता ही आ रहा है, वह ना, हमारे पेरेंट्स तो अर्ली डिनर करते ही थे। इट्स जस्ट दैट आवर जनरेशन हैज़ मूव टुवर्ड्स लेट डिनर्स एंड midnight snacks and all, and that is creating havoc. That is really creating havoc, playing with our bodies. Awesome. Doctor, another question, what, so you've been practicing for 24 years now, any trend which you see you're really excited about कि आपके मेडिकल साइंस में या आपके स्पेसिफिक आपके काम में कुछ ऐसा ट्रेंड जो आपको लग रहा है कि ये काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ होने वाली है अगले 5-10 साल में? यस आशीष, एब्सोल्युटली। मैं जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इवॉल्विंग रोल, इमर्जिंग रोल दिख रहा हूँ हेल्थ केयर में, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। मैं ये बोलूँगा, लोग पूछते हैं कि क्या AI डॉक्टर्स को रिप्लेस कर देगी, तो इसका आंसर ये है कि AI डॉक्टर्स को रिप्लेस तो नहीं कर पाएगी, लेकिन वो डॉक्टर्स जो AI को जानते हैं वो उन डॉक्टर्स को जरूर रिप्लेस कर देंगे जो AI को नहीं जानते। सो AI हर एस्पेक्ट में हमारी मदद कर रही है एज ऑफ नाउ, स्टार्टिंग फ्रॉम डायग्नोस्टिक्स। आज की रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी में AI अमेजिंग तरीके से इमेजेस का एनालिसिस करके, इंटरप्रिटेशन करके डेटा दे रही है। इसके अलावा पेशेंट की जो काउंसलिंग है, एजुकेशन है, उनका जो असेसमेंट है, उनका जो नॉन मेडिकल एस्पेक्ट है, इंश्योरेंस के काम है या प्री ऑपरेटिव वर्कअप है, उसमें AI का काफ़ी रोल है।
मैं एक सर्जन हूँ, मैं एक रोबोटिक सर्जन हूँ। तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि जो एक्यूरेसी है सर्जरीज की, वो रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से जो हमारे सर्जन के हाथ के जो ट्रेमर्स होते हैं वो उसको फिल्टर कर देता है। पेशेंट के जो ऑर्गन्स हैं उनको इतना मैग्नीफाई कर देता है, ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। ओवरऑल रिकवरी पेशेंट की इतनी अमेजिंग है कि कुछ ही घंटों में पेशेंट उठ के खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स हमारी मदद कर रही हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव आईसीयू में जो वेरियस मॉनिटरिंग्स हैं उसमें एआई हमारे को काफ़ी हेल्प कर रही है। तो जैसे कहते हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस, मतलब हम आपकी रिपोर्ट्स को एनालाइज करके और हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे के कॉम्प्लिकेशन रेट्स कैसे हैं। तो हर आस्पेक्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी रोल है और विद टाइम ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि एक मेन पिलर बन जाएगा हेल्थ केयर डिलीवरी में। और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल दीज थिंग्स। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हमें एक डॉक्टर की हेल्थ केयर प्रोफेशनल की ज़रूरत है इसको सुपरवाइज करने में, क्योंकि जो एम्पैथी है, जो ह्यूमन टच है, ह्यूमन कनेक्शन है, वो उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। और कॉन्टेक्स्ट जो है, जो कॉन्टेक्स्ट है, जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है, जी बिल्कुल, उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। बट मार्जिन ऑफ एरर सर्टेनली कम हो रहा है। डेफिनेटली जो एक्यूरेसी है वो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती जा रही है। क्योंकि कई बार जैसे न्यूज़ सुनने में आता है कि विद द हेल्प ऑफ एआई द पर्सन कुड डिटेक्ट कैंसर, जो कि यूजुअली डॉक्टर नहीं देख पाए थे या वो उनसे रह गया था। मे बी सम एज के सिनेरियोज विच डॉक्टर्स माइट मिस, but artificial intelligence can Yes, cover absolutely. everything. It's about feeding the data. Algorithms को ट्रेन किया जाता है और वो काफ़ी अर्ली डिसीजेस को पिक कर लेते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि उसको इट हैज़ टू बी सुपरवाइज्ड बाय अ ह्यूमन डॉक्टर। काफ़ी पावरफुल चीज़ है, लेकिन उसको फिर भी बिल्कुल वो चाहिए एक जो उसको चलाए। बिल्कुल बिल्कुल, इट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड बाय अ ह्यूमन डेफिनेटली। Awesome. Another thing, doctor, last question to you. So पिछले 15-20 सालों में ऐसी कोई चीज़ है which you believed, strongly believed, and like you used to tell others, but then over time with science, with maybe more data or anything, you have changed your stance or you've been proven wrong? यस ऑफ कोर्स, मुझे लगता है कि विद एज कम्स विजडम। और शुरुआत में मैं बड़ा डिफेंसिव होता था जब मैं पेशेंट से डील करता था। जो साइंस मैंने पढ़ी है, मैं एलोपैथी सर्जरी से आता हूँ, लेकिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि जो हेल्थ केयर है इट नीड्स टू बी मोर होलिस्टिक। इसमें हमें पेशेंट के जो बिलीफ सिस्टम, फेथ को भी एक्नॉलेज करना है। बहुत सारे और नुआंसेस हैं, पेशेंट के जो कल्चरल फैक्टर्स हैं, उसके बिलीफ हैं, उसकी दूसरी जो पैथीज हैं। मैं कहता हूँ कि अगर कोई चीज़ किसी को हेल्प करती है तो लेट्स उसको इनकॉर्पोरेट करें हम अपने ट्रीटमेंट में। जैसे फॉर एग्जाम्पल डाइट, अगर आयुर्वेद की बात करते हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट एनीपैथी। मुझे लगता है कि अगर हम प्रिवेंटिव उसकी बात करें तो डाइट का बड़ा रोल है। और उसमें आयुर्वेद में भी अगर हम बात करते हैं सात्विक फूड की, जिसको कि आजकल मेडिटेरेनियन डाइट चली है, तो वो दरअसल सात्विक फूड का ही एक दूसरा रूप है। तो डेफिनेटली वो लोगों में एज अ प्रिवेंटिव वो इंटेस्टाइनल या गट हेल्थ के लिए एक अच्छी चीज़ है। और मैं इन चीज़ों को अपनी एडवाइस में इनकॉर्पोरेट करता हूँ। तो ये मैंने सीखा कि रादर देन बीइंग डॉगमेटिक या वेरी सिलेक्टिव अबाउट योर अप्रोच, जो आपने पढ़ा है वही सत्य है, इसकी मैं बिलीव करने की बजाय अगर हम पूरे होलिस्टिक वे में एक पेशेंट को मेंटल एंड फिजिकल तरीके से डील करके ठीक करें तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा असर करता है। ये मेरा मानना है। So in a way you become more flexible. Absolutely. With time I am becoming more and more flexible and मैंने पेशेंट के फेथ और बिलीफ सिस्टम को भी अब फैक्टर इन करना शुरू कर दिया है। Thank you so much, doctor. It was wonderful discussion. और जो आपका जो गुस्सा है वो प्लीज़ उसको कायम रखना, and we request you to keep sharing more videos, more reels, busting more myths in the way which you are doing, साइंस को सिंप्लीफाई करके, और जो आपका एक स्टाइल है उसमें। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष, थैंक्स फॉर हैविंग मी। आई रियली एंजॉयड दिस कॉन्वर्जेशन एंड मुझे लगता है कि आपके जो दर्शक हैं जो देख रहे होंगे उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, सर्टेनली। थैंक यू। मज़ा आ गया ना? रियल, रॉ एंड फुल ऑफ नॉलेज। एनी क्वेश्चंस कमेंट्स में पूछो, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इन योर फैमिली ग्रुप्स। चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।